एनिमे को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखो, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टामा अभी छोटी है और वो अपने भाई लियोन के साथ अपने फादर की लड़ाई देखती है। उसके फादर लियोन को काफी आसानी से हरा रहे होते हैं, तो उसके फादर यानी किंग उससे कहते हैं कि जल्दी से खड़े हो जाओ, अगले किंग तुम बनने वाले हो, इसीलिए तुम्हें तैयार होना होगा। तभी लियोन भी खड़ा हो जाता है। तभी अब किंग की नजर टामा के ऊपर जाती है और उससे कहते हैं कि तुम ऐसे कपड़ों में क्यों हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तो टामा अब अपने फादर से कहती है कि हमेशा लियोन ही लड़ता रहता है, मुझे भी लड़ने दो। जिस पर अब उसके फादर गुस्सा होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपनी जगह भूलो मत, तुम एक प्रिंसेस हो, अपने रूम में जाओ और अपने कपड़े चेंज करो। तो टामा को भी अपनी फादर की बात माननी पड़ती है और अब अपने रूम में आ जाती है। वहीं पर टामा की मॉम उससे कहने लगती है कि मैंने सुना कि तुमने अपने फादर को फिर से परेशान किया। जिस पर टामा कहती है कि मैं अपने फादर को हेट करती हूँ और मैं भी मार्शल आर्ट स्टडी करना चाहती हूँ, काश मैं एक प्रिंसेस ना होती। ये सुनकर उसकी मॉम उसके पास आती है और उससे कहती है कि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उससे ध्यान से सुनना। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर टामा काईवाड़ा से लड़ने के लिए आ चुकी है, जो देखकर उसके फादर उससे कहते हैं तुम बेवकूफ हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। अब काईवाड़ा भी कहने लगता है मैं इस टामा को बात के लिए बचा के रखा था। जो सुनकर टामा उससे कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें अपने दोनों हाथों से हराऊंगी। जो सुनकर काईवाड़ा उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से टपकाने में मुझे मजा नहीं आएगा, चलो तुम्हें थोड़ा अच्छे से टपका के थोड़ा एंजॉय करते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो उसी डेमन को रात मार के टामा का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और अब टामा का ध्यान भटक भी जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के काईवाड़ा एकदम से आता है और किंग की उसी टेक्निक का टामा के ऊपर यूज कर देता है, जिसकी वजह से टामा दूर जाकर दीवार पे लगती है और अब उसकी हालत भी काफी बुरी हो जाती है। जो देखकर काईवाड़ा अब कहता है क्या हुआ, क्या तुम सरप्राइज हो गए। वो अब उसे बताता है कि ये मेरी ओवर पावर स्किल है जिसका नाम है ग्लूटोन। जिस किसी भी बॉडी को मैं खाता हूँ मेरी एबिलिटी बढ़ जाती है और साथ में उस बॉडी के पास जो स्किल है वो भी मेरे पास आ जाता है। और क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर के हाथ को खाया है, अब मैं तुम्हारी फादर का स्किल यूज करके तुम्हें टपका दूंगा। अब काईवाड़ा कहने लगता है कि मुझे तुम्हें खाने का समय आ गया है। नेक्स्ट सीन में हमें एनेट, डाजाई और नीर को दिखाया जाता है, जो कि सेफली अब इस जगह पे आने लगते हैं। डाजाई अब एक रूम के पास आ जाता है, जो देख के नीर उससे कहता है कि क्या हम काईवाड़ा के पास नहीं जा रहे हैं। तो डाजाई कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे सही जगह पे आए हैं। ऐसा बोलने के बाद वो लोग अब उस रूम के अंदर आ जाते हैं और अब एनेट को पता चलता है कि ये तो क्वीन का रूम है। हम लोग अब डाजाई को देखते हैं, जो कि आसपास की चीजों को खोल के देखने लगता है। वो अब एक छोटे से डेस्क के पास आता है और उस पर ताला लगा हुआ होता है, तो वो अब नीर से कहता है कि इसे अपने स्किल का यूज करके खोल दो। तो नीर भी अब मान जाता है, उस डेस्क को खोल देता है और अब वो लोग देखते हैं कि उस डेस्क के अंदर एक डायरी होती है। अगले सीन में वापस से टामा को दिखाया जाता है, जो कि हार नहीं मानती है और फिर से खड़ी हो जाती है। वो देखकर काईवाड़ा उसे कहता है कि ऐसा करने का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा बोलकर वो उसके पीछे आ जाता है और वो किंग की एबिलिटी का यूज करता है, जिससे कि वो टामा को हवा में उड़ा देता है और फिर उसके ऊपर लाइन ब्लेड का यूज करके उसे काफी जोर से जमीन में गिराता है। काईवाड़ा उससे कहने लगता है कि तुम्हारे फादर ने कहा था कि तुम्हारे मार्शल आर्ट काफी यूजलेस है। लगता है उसने सही कहा था। तभी टामा को फिर से अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पर वो देखती है लियोन काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अब उससे पूछती है तुम हमेशा ट्रेनिंग क्यों करते रहते हो, मुझे लगा था कि तुम्हें ट्रेनिंग करना पसंद नहीं है। तभी लियोन कहता है सच बताओ तो मैं इतना फाइटिंग में अच्छा नहीं हूँ और मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड भी नहीं हूँ, पर इसीलिए तो एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे सबसे ज्यादा हार्डवर्क करनी होगी और ताकतवर बनना होगा, जिससे कि हमारे नेशन को और मॉम को और तुमको प्रोटेक्ट कर सकूं। ये सब कुछ याद करने के बाद टामा अब खड़ी हो जाती है, जो देखकर किंग उससे कहने लगते हैं कि बस करो, तुम्हें पता तो है ना काईवाड़ा कितना स्ट्रॉन्ग है। जिस पर वो कहती है हाँ पता है, पर लियोन कभी गिव अप नहीं करता, इसलिए मैं भी नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद काईवाड़ा हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो काफी कमाल की हो, तुम्हारी इतनी मोटिवेटेड बॉडी खाने में मुझे मजा आएगा। मानना पड़ेगा जो पास्ट लाइफ में मैंने इतनी बुरी चीजें सहन करी थी वो मुझे आज इस दुनिया में ले आए हैं। काईवाड़ा अब कहने लगता है कि मेरी पुरानी दुनिया में मैं मरा हुआ ही हुआ था और मैं काफी ज्यादा अमीर था। जो मैं मांगता था मेरे पेरेंट्स मुझे दिलाते थे। हर दिन मेरे टेबल पे लग्जरी खाना पड़ा हुआ रहता था। मेरा जो दिल था वो एम्प्टी होने लग गया था, मैं बोर हो रहा था। इसलिए मैंने एक दिन सोचा काश मैं जिंदा फील कर पाता। इसलिए वो एक मेट के ऊपर जाके हमला करता है उसे खाने के लिए, पर सभी लोग उसे रोक देते हैं। काईवाड़ा अब कहने लगता है जो मेरी विश थी वो पूरी नहीं हुई। सभी लोग मुझे लकी बुलाया करते थे। वो अब बाहर घूम रहा होता है, तभी उसे एक भिखारी मिलता है जो कि खाना खा रहा होता है। तो काईवाड़ा अपना सारा गुस्सा उस बंदे के ऊपर उतार देता है। काईवाड़ा काफी ज्यादा मिजरेबल फील करता है अपनी पुरानी दुनिया के अंदर, तभी वो आगे चलता है और तब उसे वही ट्रक मिल जाता है जो कि उसे इस दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। काईवाड़ा अपनी स्टोरी बता ही रहा होता है और कहता है इस दुनिया में आने के बाद मैं जो चाहूँ खा सकता हूँ, अब मैं तुम्हें भी खाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो टामा के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर किंग अब काईवाड़ा से कहने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करो, पर काईवाड़ा रुकता नहीं है। वो टामा के ऊपर हमला कर ही रहा होता है, पर तभी अचानक से हम देखते हैं वहाँ पर डाजाई आ जाता है। काईवाड़ा के हमले भी अब रुक जाते हैं। वहीं पर डाजाई अब काईवाड़ा से कहने लगता है कि तुम्हारी स्टोरी कितनी बोरिंग है, मैं सुन ही नहीं पाया। ये सुनकर काईवाड़ा को गुस्सा आ जाता है और वो
डाजाई के ऊपर अपना हमला करने जाता है, पर उसके हमले काम ही नहीं कर रहे होते हैं। ये देखकर काईवारा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे हमले मूव क्यों नहीं कर रहे, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ है, मेरे जो इंस्टिंक्ट है इस बंदे को खाने से मना कर रहे हैं। वो अब डाजाई से पूछता है तुम कौन हो, तभी वहाँ पे एनेट और नीड आ जाते हैं। एनेट अब काईवारा से कहने लगती है वही रुक जाओ, अभी तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट मिलने वाली है, तुम्हारा खेल खत्म होता है, क्योंकि डाजाई के पास ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो अदर वर्ल्डर्स को इस दुनिया से गायब कर सकता है। ये सुनकर नीड शॉक हो जाता है। वहीं पर काईवारा तो इन सभी बातों पर बिलीव ही नहीं करता है, जो देखकर एनेट अब डाजाई से कहती है कि काईवारा की स्टोरी लिखो और इसे इसकी सच्चाई दिखा दो, अपनी गिफ्ट स्टोरी टेलर का यूज करो। तो डाजाई कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, जो सुनकर एनेट काफी शॉक हो जाती है। डाजाई कहता है कि काईवारा अपने खुद के फॉर्चून से इतना परेशान हो गया, इसकी कहानी लिखने में मजा नहीं आएगा। ये सुनकर काईवारा अब गुस्सा होता है और कहता है कि मैं एक प्रेडेटर हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि उसके अंदर से एक धमाका बाहर निकलता है, जिसकी वजह से सामने के आसपास की चीजें उड़ने लगती है, सभी लोग भी अब उड़ जाते हैं। इसके बाद अब काईवारा डाजाई से कहने लगता है कि टामा को टपकाने से पहले मैं तुम्हें टपकाऊंगा। वहीं पर ये सब कुछ देखकर टामा काफी शौक में आ जाती है और वो कहने लगती है कि सब कुछ मेरी गलती है, अगर मैं फाइट के बीच में नहीं आती तो मेरे फादर ठीक होते, और अगर मैं एनेट और बाकी सभी को रोक लेती तो इस तरीके से हर्ट नहीं होते। ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर मैं रियोन की जगह लेने की नहीं सोचती। और टामा काफी ज्यादा रोने लगती है और वो कहती है सारी मेरी गलती है। तभी वहाँ पर डाजाई आ जाता है, जिसे देखकर टामा कहती है मैं क्या करूँ। तभी डाजाई उसे वही डायरी दे देता है जो कि उसे डेस्ट में मिला था। हम लोग अब देखते हैं वो डायरी ग्लो करने लगती है। डाजाई अब उससे कहता है ये स्टोरी मैंने तुम्हें डेडिकेट किया है, मैं चाहता हूँ तुम इसे पढ़ो और मैं होप करता हूँ कि तुम्हारी इल्ड फेटेड डेस्टिनी वर्थ होगी लिखने के लिए। अब पेज को पलट दो टामा। टामा जैसे पेज को पलटती है, उस डायरी के जितने भी पेज होते हैं उड़ने लगते हैं, जो देखकर एनेट कहती है तो डाजाई की स्किल है, क्या इसे नॉन अदर वर्ल्डर्स भी यूज कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं काईवारा एनेट के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर जल्दी से एनेट अपने सामने सील लगा लेती है। काईवारा एनेट के पास आके कहने लगता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, आकर मुझसे लड़ो। वहीं पर अब डाजाई टामा से कह रहा होता है कि जितना मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में पता चला उतना ही मुझे पता चला तुम इतनी दयालु हो कि तुमने अपनी खुद की फीलिंग्स को दबा दिया। इसी वजह से तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम एक प्रिंसेस रहो, पर तुम उसकी वजह से परेशान हो गई, और अब क्योंकि तुम्हारे मॉम और भाई की डेथ हो चुकी है उसकी वजह से तुम्हारे फादर दुखी हो गए थे, तुम ऐसा नहीं चाहती थी, तो अपने फादर के दुख को हटाने के लिए तुमने अपने भाई की जगह लेने की सोची, पर फिर भी तुम्हारे फीलिंग्स को नहीं समझा गया, तुम्हारे और तुम्हारे फादर के बीच में डिस्टेंस और बढ़ता गया, और ऐसा करते हुए तुम अपने खुद के बारे में ही भूल गई। पर ये मत भूलो कि तुम्हारे मॉम ने कहा था कि ये मत भूलना कि तुम कौन हो, तुम्हें याद है ना। ये सुन के अब टामा को याद आता है कि उसकी मॉम उससे कह रही थी कि जो मैं कहने वाली उसे ध्यान से सुनना। उसकी मॉम उससे कह रही होती है कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, तुम जैसे चाहो इसको जियो, जिस पर टामा कहती है लेकिन फादर ऐसे अलाउ नहीं करेंगे। तो उसकी मॉम कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फादर को मना लूंगी, तुम्हारे फादर भी चाहते हैं कि तुम खुश रहो। सीन अब वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर डाजाई टामा से कह रहा होता है कि तुम एक क्रॉस रोड पर खड़ी हो जहाँ पर तुम एक आइडल प्रिंसेस की तरह रहोगी, जो कि तुम्हारे फादर चाहते हैं, या फिर तुम आइडल प्रिंसेस बनना चाहती हो अपने भाई की जगह। पर तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये दोनों रास्ते तुम्हारे नहीं है, क्योंकि तुम टामा हो। डाजाई जैसे इस बात को बोलता है, टामा जो चेन से बंधी हुई होती है और चेन टूट जाती है। डाजाई अब टामा से कह रहा होता है कि अब ये तुम पर है, तुम्हें अपनी बाकी की स्टोरी खुद ही लिखनी होगी। ऐसा बोलने के बाद डाजाई वहाँ से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं टामा को जो कि ग्लो करने लगती है, जो देखकर उसके फादर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो डिवाइन बीस्ट का क्रश है। तभी उन्हें पास्ट का सीन याद आता है, जहाँ पर बचपन में टामा के हाथ पे ऐसे ही क्रश आया था। वो देखकर लियन उससे कहता है ये तो डिवाइन बीस्ट का क्रश है, ये अभी भी थोड़ा सा हल्का है, लेकिन इसके बारे में हमें फादर को बताना चाहिए। तो टामा उससे कहते हैं नहीं मत बताओ, क्योंकि फादर वैसे भी नहीं चाहते कि मैं मार्शल आर्ट करूँ। इस क्रश के बारे में सुनकर वो कभी भी खुश नहीं होंगे। वही हमें पता चलता है कि किंग ये सारी बातें छुप के सुन रहे थे। सीन वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पे किंग कह रहे होते हैं कि उस दिन के बाद से टामा के हाथ पे ये क्रश कभी नहीं आया। मैंने टामा के नेचुरल गिफ्ट को लॉक कर दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि टामा खतरे में ना आए, पर मुझे माफ कर देना, मैं एक बेवकूफ हूँ। पर मेरी वाइफ ने समझा। वहीं पर टामा को ग्रो करता हुआ देखे काईवारा कहता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, अगर हम एनिमे में होते और तुमने अपनी पावर्स का अवेकन कर लिया है तो तुम मुझे हरा देती और हैप्पी एंडिंग को एंजॉय कर रही होती। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक प्रेडेटर हूँ, तुम बस खाना हो जिसे मैं खाऊंगा। ये सब कुछ सुनकर डाजाई हंसने लगता है और कहता है चलो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। ज्यादा बार जो हमारी होप होती है वही हम लोग को धोखा देती है। मुझे भी डिसअपियर ने तुम्हारी तरह धोखा दिया है, भले ही तुम डिसअपियर के कितने भी गहराई में चले जाओ, तुम्हें एक होप का सिंगल थ्रेड तो मिल ही जाएगा। हम अब देखते हैं टामा लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जो देखकर किंग अपने मन में क्वीन से और लियोन से कहने लगता है कि प्लीज उसे प्रोटेक्ट रखना। नीर और एनेट टामा को चीयर अप करते हैं और कहते हैं कि उसे हरा दो। इसके बाद अब टामा काईवारा के ऊपर हमला कर देती है, जो देखकर काईवारा उसे कहता है तुम बेवकूफ हो, मैंने तुम्हारे फादर के हाथ को खाया है और मैंने उसके स्किल को मास्टर कर लिया है। वो अब उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी टामा कैट डिस्ट्रैक्शन का यूज करके उसे हमले को रोक देती है और सीधा वो अपना सर उसके सर पे मार देती है, जिस वजह से काईवारा का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है। ऐसे मौके का फायदा उठाकर टामा उसके ऊपर डिवाइन बीस्ट अल्टीमेट किंग फैंग को यूज करती है। वहीं पर काईवारा उस अटैक को रोकने के लिए गोलम की उसी पावर को यूज करता है, पर फिर भी कुछ नहीं होता है। टामा की जो पावर रहती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि काईवारा को काफी जोर से हिट करती है। ये देखकर अब काईवारा भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझे कैसे हरा सकती हो, तुम तो बस एक खाना थी। ऐसा बोलने के बाद काईवारा नीचे गिर के खत्म हो जाता है और इतनी पावर यूज करने की वजह से टामा थक जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी उसके फादर आके उसे पकड़ लेते हैं। तभी एनेट भी वहाँ पे आ जाती है टामा को हिल करने के लिए। इसके बाद नीर और एनेट टामा की तारीफ करते हैं और कहते
हैं कि तुमने काफी अच्छा करा। दूसरे सीन में दाजाई को दिखाया जाता है जो कि किंग से कहता है कि आप इस डायरी को वापस ले सकते हो। जो देखकर किंग कहता है ये तो मेरी वाइफ की डायरी है, क्या तुमने उसकी परमिशन ली थी इसे पढ़ने के लिए? जिस पर दाजाई कहता है नहीं लिया था। तो क्या इसकी वजह से तुम मुझे टपका दोगे? जिस पर किंग कहता है कि नहीं, तामा का फादर होने के नाते मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तामा को बचाने के लिए और उसे गाइड करने के लिए। जिस पर दाजाई कहता है मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा, मैंने तो बस अपनी बुक लिखी है। तभी यहाँ पे बियार्ड आ जाता है जो कि किंग से कहता है कि लगता है कि तामा ने अवेकन कर लिया है। वो लाइट जो उसमें से ग्लो कर रही थी वो अल्टीमेट टेक्निक किंग फैंग की थी, पर अभी जो उसकी टेक्निक है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। तभी अचानक से हम देखते हैं काइबारा अब ट्रांसफॉर्म होकर खड़ा हो जाता है। जो देखकर किंग अब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, तामा के किंग फैंग ने तो इसे खत्म कर दिया था। वहीं पर काइबारा भी थोड़ा सा हैरान रहता है और कहता है कि आखिर में रिवाइव क्यों हो गया? वो हाँ याद आया। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोगों से कहता है कि मैं तुम लोग को बताना भूल गया कि मैं उन 7 हीरोज में से एक हूँ जिसने डीमन लॉर्ड को खत्म किया है, और सच्चाई ये है कि तभी मैंने छुप के डीमन किंग की बॉडी को खा लिया था। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर काइबारा अब कहने लगता है कि मैं अपने अंदर की पावर को फील कर रहा हूँ जो कि बढ़ती जा रही है। मैं अब इस दुनिया के अंदर एपिक प्रेडेटर बन चुका हूँ। अब मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पे खा जाऊंगा, तुम सभी लोगों का यहाँ पे डी एंड है। तभी वहाँ पे अचानक से वेल्डेलिया आ जाती है जो कि एक ही हमले में काइबारा की गर्दन को उड़ा देती है। वो देखकर एनेट भी अब शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ये तो वेल्डेलिया है। जो सुनकर किंग कहता है क्या तुम इसे जानते हो? वहीं पर काइबारा वेल्डेलिया से कहता है तुम तो डीमन लॉर्ड की बेटी हो, तुम अभी तक जिंदा हो, बिल्कुल तुम एक परफेक्ट टाइम पे आए हो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और वो ये है कि तुम्हारे फादर काफी टेस्टी थे। जब मैंने उनकी बॉडी को खाया तो मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया। ये सुनकर वेल्डेलिया गुस्से में आ जाती है और वो उसके ऊपर अपने सबसे खतरनाक पावर का यूज करके उसे खत्म कर देती है। जो देखकर नीर भी कहता है ये लड़की तो काफी ज्यादा पावरफुल है। वेल्डेलिया पीछे मुड़ती है। जो देखकर ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी दाजाई वेल्डेलिया के पास आता है और कहता है कि तुम तो वही लड़की हो जिसकी आंखें दुखी है। वेल्डेलिया दाजाई को देख कर डर जाती है और कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो। जिस पर दाजाई कहता है ओ काइबारा ने तुम्हारे फादर को खत्म किया था, तुमने अपना रिवेंज ले लिया, क्या तुम अब अच्छा फील कर रही हो? ये सुनकर वेल्डेलिया भी काफी हैरान हो जाती है। वो अब दाजाई से कहती है कि अगली बार मैं तुम्हें टपका दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो अपने ड्रैगन पे बैठकर वहाँ से चली जाती है। जो देखकर नीरव कहता है दाजाई तो कितना कमाल का है, उसने उस लड़की को यहाँ से भगा दिया। वहीं पर अब दाजाई कहने लगता है कि अगर मैं एक बार ध्यान से सोचूं तो काइबारा भी एक दुखी पर्सन था जो कि अपना रास्ता खो गया था। वेल्डेलिया ने काइबारा को टपका दिया और अपने फादर का बदला ले लिया, और फिर भी वेल्डेलिया की आंखों में जो दुख था अभी भी वो वैसा ही है। किसी दिन मैं उसकी कहानी जरूर लिखना चाहूंगा। अगले सीन में हमें फेनी को दिखाया जाता है जो कि उन सभी लोगों का शुक्रिया कर रही होती है रॉयल कैपिटल को बचाने के लिए। वहीं पर एनेटो से बताती है कि तामा ने डिसाइड किया है कि वो कैसल में रह के किंग को सपोर्ट करेगी। हम लोग उसे मिस तो करेंगे पर वो तामा की खुद की चॉइस है। दूसरी तरफ हम तामा को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठी हुई होती है। तभी किंग उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही है? ये रूम तो एक लेडी प्रिंसेस के लिए है, पर तुम एक टॉम बॉय हो, तुम्हारे साथ ही इस टाउन से जा चुके हैं, तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए। तो तामा कहती है लेकिन। तभी उसके फादर उसकी सुनते नहीं है और कहते हैं कि मैं इतना भी बुरा नहीं हुआ कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, पर याद रखना जब तुम्हारी जर्नी खत्म हो जाए तो यहाँ पर वापस जरूर आ जाना। जो सुनकर तामा भी खुश हो जाती है और वो कहती है ठीक है, और वहीं पर अपने कपड़े चेंज करने लगती है। जो देखकर उसके फादर कहते हैं क्या तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तभी तामा वहाँ से जाकर पेड़ के ऊपर लटक जाती है और वो अपने फादर से कहने लगती है शुक्रिया मुझे जाने देने के लिए, मैं आपकी तरह पावरफुल होकर लौटूंगी। ऐसा कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे वियार्ड आता है जो कि किंग से कहता है कि कितना ऑकवर्ड हो गया ना जाते समय तुम्हारे लिए, तो जाते समय तुम्हें उससे ऐसे तरीके से बात नहीं करना चाहिए था। जिस पर किंग कहते हैं आप ये क्या कह रहे हो मास्टर? मुझे लगता है कि उसे समझ आ गया होगा कि मैं कैसा फील करता हूँ उसके लिए। अब ऐसा बोलकर उसी डायरी को देखते हैं और कहते हैं लियोन और क्वीन में से ही कह रहा हूँ ना। दूसरी तरफ हमें दाजाई को दिखाया जाता है जो कि नीर से कह रहा होता है कि तुम तो मुझे अच्छी तरीके से खींच नहीं पा रहे हो। ये सुनकर नीर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपने खुद के पैरों पे चलो। जिस पर दाजाई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करने की जरूरत है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर तामा आ जाती है जिसे देखकर अब सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लोग एक बहुत बड़े पेड़ के पास आ जाते हैं। जो देखकर नीर कहता है कि मैंने इस पेड़ को इतने पास से कभी नहीं देखा है। वहीं पर दाजाई उस पेड़ को देख के काफी गुस्से में रहता है। वो अब कह रहा होता है कि इस पेड़ के अंदर तो काफी ज्यादा एनर्जी है। तभी तामा उन सभी लोगों को बताती है कि ये ट्री जबलवेल का सबसे बड़ा ट्री है, ये है ग्रून का फेमस वर्ल्ड ट्री। वहीं पर एनेट भी कह रही होती है कि मैं यहाँ पे काफी बार आ चुकी हूँ और हर बार ये पेड़ मेरे स्पिरिट को क्लीन कर देता है। कहा जाता है कि एक होली वर्ल्ड ट्री है जो कि जबलवेल का ख्याल रखता है। जो भी इस पेड़ के पास आता है ये पेड़ उसको अपनी प्रोटेक्शन देता है। ये सब सुनकर तामा एनेट से कहने लगती है कि मुझे बताने दो दाजाई को ये सारी बातें, पर एनेट उसे बताने नहीं दे रही है। एनेट अब दाजाई से कहती है इस पेड़ के पास एक टाउन है जिसका नाम टोनोरिको है और वहाँ पे लोग सिंपली रहते हैं, क्यों ना हम वहाँ पे जाके थोड़े समय के लिए रुक जाए और हम लोग उस पेड़ से प्रे करेंगे। ये सब सुनकर तामा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है मुझे बताने दो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन लोग को टाउन में पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है और अब वो लोग जैसे ही वहाँ पे आते हैं उन लोग के सामने एक कसिनो होता है। वहाँ पर जापानीज लैंग्वेज में बोर्ड पर कुछ लिखा भी हुआ था। तो नीर अब दाजाई से कहता है यहाँ पर क्या लिखा है? तो दाजाई कहता है ये एक गैम्बलिंग हॉल है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो तो अंदर गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। ये देखकर नीर कहता है कि मुझे लगा था कि ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग शांति से रहते हैं, पर यहाँ पे क्या चल रहा है? वहीं पर दाजाई भी कह रहा होता है कि शायद से इस टाउन ने अपनी इस रियलिटी को खुद से ही चूज किया है। ऐसा बोलने के बाद अपनी हेल्थ को खराब करने वाली दवाई खाने वाला होता है, पर तभी वो देखता है उसकी दवाई तो खत्म हो चुकी है। ये देखकर उसका
उसका मूड काफी खराब हो जाता है। दाजाई अब सीधा जाके पत्थर खाने लगता है, जो देखकर नीर कहता है कि ऐसा मत करो। पर शहर की ये हालत देखकर एनेट कहती है कि हम लोग शहर के मेयर से मिलते हैं। इसके बाद अब वो लोग मेयर के पास आ जाते हैं। तो ये लोग पूछते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो मेयर उन लोगों से कहता है तुम लोग को पता ही होगा कि ये टाउन काफी शांति भरा हुआ करता था और हमेशा से वर्ल्ड टी की ब्लेसिंग्स भी मिलती रहती थी। पर कुछ मंथ पहले अदर वर्ल्डर्स इस वर्ल्ड टी को देखने के लिए आए थे, तब से वो लोग यहीं पर ही रहने लगे और उन लोगों ने यहाँ पर एक गैम्बलिंग हॉल खड़ा कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पर अलग अलग अदर वर्ल्डर्स आने लगे, वो भी अलग अलग जगह से। इसकी वजह से ये शहर पहले जैसा शांत नहीं रह रहा है। ऐसा कहने के बाद मियार अब उन लोगों को वर्ल्ड टी की एक लीप भी दिखाता है। वो अब कहने लगता है जब से अदर वर्ल्डर्स आए हैं जो वर्ल्ड टी है वो कमजोर होता जा रहा है हर दिन, और वो सड़ता जा रहा है। इससे पता चलता है कि इन सभी घटना की वजह से जो वर्ल्ड ट्री का स्पिरिट है वो दुखी है। वर्ल्ड ट्री को बचाने के लिए हमारे पास काफी कम समय बचा है, क्या तुम उसे बचाओगे? ये सुनकर दाजाई कह रहा होता है कि वो बात छोड़ो, पहले तुम ये मेरा बोतल भर दो। तभी वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कि कहता है मैंने मेयर की सारी बातें सुन ली है, अगर वर्ल्ड ट्री खतरे में है तो मैं उसे बचाऊंगा। मेरा नाम यामादा है और मैं भी एक अदर वर्ल्डर हूँ। ये सुनकर सभी लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यामादा कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम अदर वर्ल्डर्स पे विश्वास नहीं करते हो, पर मैं अलग हूँ। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि चाहता है कि इस दुनिया के अंदर शांति बरकरार रहे और मैं बाकी अदर वर्ल्डर्स को इस दुनिया की शांति खराब नहीं करने दूंगा। ऐसा बोलने के बाद उस मेयर के सामने बैठ जाता है और कहता है कि इस सिचुएशन को मुझे हैंडल करने दो। ये सुनकर टामा हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि ऐसे भी अदर वर्ल्डर्स होते हैं। तो एनेट भी अब दाजाई से कहने लगती है कि चलो यामादा की मदद करते हैं और इस टाउन को बचाते हैं। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है वो देखती है कि दाजाई तो वहाँ पर होता ही नहीं। हम लोग को पता चलता है कि दाजाई तो वहाँ से काफी दूर आ चुका है और अब वो फील कर पा रहा होता है कि उसकी बॉडी हेल्दी है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब वो आगे चलता है और अब उसे एक गुफा मिलती है जिसमें से काफी धुआं आ रहा होता है। वो अब जैसे ही अंदर आके देखता है तो देखता है कि वहाँ पे तो काफी सारे लोग होते हैं जो कि नशे में धुंध है, मतलब सभी लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। जो देखकर दाजाई कहता है कि ये तो कितनी अनहेल्दी जगह है, ऐसी जगह ही तो मुझे चाहिए था। तो अब उन लोगों से कहने लगता है कि मुझे भी थोड़ा स्मोक करने दो। तभी एक लड़की वहाँ पे आ जाती है जो कि उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ, चलो मैं तुम्हें कहीं और लेके चलती हूँ जहाँ पर तुम्हें मजा आएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दाजाई को एक बार के अंदर ले आती है जहाँ पर दाजाई काफी ज्यादा पी रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं टपकना चाहता हूँ। जो सुनकर वो लड़की अब इसके पास आ जाती है और इससे कहती है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, आखिर तुम उस केव के अंदर क्या कर रहे थे? वहाँ पर तो वो लोग जाते हैं जिन्हें वर्ल्ड लिविंग लिप्स की आदत है। तो दाजाई कहता है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी हेल्दी है, मुझे दवाई चाहिए हेल्दी ना रहने के लिए। ये सुनकर वो लड़की अब उससे कहती है तुम्हारा क्या नाम है? तो दाजाई कहता है मुझे लोग सेंस से बुलाते हैं। जो सुनकर वो लड़की अब दाजाई से कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ कंफर्टेबल सोने के लिए। दिखता नहीं होगा लेकिन मैं एक डांसर हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हो दाजाई से कहती है कि मैं तुम्हें डांस सिखाती हूँ। ऐसा बोलकर वो डांस करने लगती है। उसका डांस अब दाजाई भी इंजॉय कर रहा होता है और कहता है कि कितनी कमाल की रात है। दूसरी तरफ अब हम एनेट को देखते हैं जो कि दाजाई को याद कर रही होती है, रो रही होती है। तभी हम देखते हैं वही लड़की अब दाजाई को वहाँ पर ले आती है। ये देखकर एनेट को काफी बड़ा सदमा लगता है। अब वो रोने लगती है और कह रही होती है आखिर ये लड़की कौन है? तभी मेयर भी कहता है ऐशे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना तुम यहाँ पे मत आना। जिस पर वो कहती है कि मैं तो बस दाजाई को यहाँ पे छोड़ने आई थी। ऐसा कहकर वो सीधा वहाँ से चली जाती है। वहीं पर मेयर कहने लगता है कि दाजाई भी बर्बाद हो गया। जो सुनकर टामा पूछती है वो लड़की कौन थी? तो मेयर कहता है उस लड़की का नाम ऐशे है, लोग उसे इस टाउन की चुड़ैल बुलाते हैं। जो फॉलिंग अदर वर्ल्डर्स थे वो गैम्बलिंग हॉल बनाने लग गए थे। उस समय पे हम लोग पावरलेस थे, हम लोग उन्हें रोक ही नहीं पाए थे। पर ऐसे अलग थी, फॉलन अदर वर्ल्डर्स ऐसे को पसंद करते थे, इसीलिए ऐसे ने उनके गैम्बलिंग हॉल के साइड में एक बार खोल लिया। ये सुनकर यामादा कहता है इसका मतलब ऐसे उन अदर वर्ल्डर्स से मिली हुई है। जिस पर मेयर कहते हैं कि हाँ, क्योंकि हमेशा से ऐसे एक मिस्टीरियस वुमेन रही है जो कि टाउन के रेंज पे रहती है। उसकी एज और उसकी हिस्ट्री के बारे में किसी को भी नहीं पता है। वो हार्मलेस थी इसीलिए हम लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया है। पर वो काफी बड़ी ट्रिक स्टार है। वो अदर वर्ल्डर्स को अपने प्यार में फंसाती है, अपना डांस सिखाकर उसी से वो पैसे कमाती है। इसीलिए शहर के लोग उसे धोखेबाज चुड़ैल कहते हैं। ये सुनकर यामादा कहता है कि इसका मतलब उसने पैसे कमाने के लिए बुराई का सहारा लिया है। उन अदर वर्ल्डर्स की तरह ही उस विच को एक जजमेंट की जरूरत है। ये सुनकर मेयर उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, तुम एक असली हीरो हो, प्लीज हमारे टाउन को बचाओ। वहीं पर हमें पता चलता है कि ये सारी बातों को दाजाई भी सुन रहा था। और अब जैसे ही सुबह होती है दाजाई कहीं पे जाने लगता है। जो देखकर एनेट उसका पीछा करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अदर वर्ल्डर्स के साथ बैटल शुरू होने वाली है। इस पर दाजाई कहता है मैंने तो इस खतरनाक जॉब को एक्सेप्ट ही नहीं किया है, मुझे बस शांति चाहिए जो मुझे उस बार में मिलेगी। ऐसा कहने के बाद दाजाई वहाँ से जाने लगता है। तभी एनेट उसे रोकने की कोशिश करती है पर यामादा एनेट को रोक लेता है और कहता है उसे मत रोको, उस बीच ने दाजाई को अपने जाल में फंसा लिया है। पर तुम चिंता मत करो, जैसे ही हम इस टाउन के बुराई को मिटा देंगे मुझे विश्वास है कि दाजाई वापस से ठीक हो जाएगा। अगले सीन में दाजाई को दिखाया जाता है जो कि ऐसे से कह रहा होता है शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारी वजह से मैं अपने पेनफुल लाइफ को भूल गया। जो सुनकर ऐसे कहती है अच्छी बात है, पर इस तरीके से तुम्हें मेरे साथ नहीं घूमना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता नहीं है लेकिन लोग मुझे विच बुलाते हैं। अगर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं तो मुझे कुछ मत कहना। जिस पर दाजाई कहता है कि मैं ही चाहता हूँ। जो सुनकर ऐसे काफी हैरान होती है और वो कहती है मैं होप करती हूँ कि जो वर्ल्ड टी की स्पिरिट है वो तुम्हारे लाइफ के अंदर प्रोटेक्शन लाए। जो सुनकर दाजाई पूछता है कि वर्ल्ड टी की स्पिरिट क्या है, जिसके बाद ये बताने लगती है कि यहाँ की एक कहानी, जब भी वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट डिसेंड होगी तब कमजोर और बीमार की इच्छा पूरी हो जाएगी और वो लोग बच जाएंगे। तुम भी वर्ल्ड ट्री से प्रे करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? ऐसा करने से तुम्हारा दुख
थोड़ा सा कम हो सकता है। जो सुनकर डाजाई कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी जरूरत है सेव होने के लिए। तुम्हें कल रात देखने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारा डांस काफी खूबसूरत था, पर वो काफी दुख से भरा हुआ था। ये सुनकर ऐसे हैरान हो जाती है और वो डाजाई को कुछ कह नहीं पा रही होती है। तभी अब वहाँ पर बाकी अदर वर्ल्ड्स आ जाते हैं जो कि ऐसे से कहते हैं हमारे लिए ड्रिंक लेके आओ। तो ऐसे भी कहती है ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों को उन्हीं गुंडों को दिखाया जाता है जिनको डाजाई ने डरा कर भगा दिया था। उनका बॉस अब उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोगों ने कैसीनो के लिए जो पैसे ओन करे थे तुमने उस पैसों को गवा दिया। तुम कभी भी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करते हो पैसे लौटाने का। मैं तुम लोगों के ऊपर अपनी ओवर पावर स्किल का यूज करूंगा अगर तुमने मुझे पैसे नहीं लौटाए तो। जो सुनकर वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं हम लोग पैसे जरूर लेके आएंगे और अब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर अब वो बंदा अपने बॉस से जाके कहता है कि हमारा प्रॉफिट काफी डाउन हो चुका है क्योंकि ऐसे बेवकूफ हमारे पास काफी ज्यादा कम है। क्या हम लोग अपने कैसीनो को कहीं और मूव कर ले? जिस पर वो बंदा कहता है नहीं, ऐसा करना काफी जल्दी होगा। हम लोग उन लोग को अट्रैक्ट करेंगे जो कि ब्रिज के पास टाउन में रहते हैं। हम लोग बस उन्हें ये दिखाएंगे कि गैम्बलिंग करने में कितना मजा आता है और वॉल ट्री के लीफ का यूज करके स्मोकिंग करना काफी ज्यादा मजेदार रहता है। हम लोग उनको जबरदस्ती ये कराएंगे। जो सुनकर ऐसे वहाँ पे आ जाती है और उनसे कहती है कि ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुमने प्रॉमिस किया था कि अदर वर्ल्डर्स ही बस कैसीनो में खेल सकते हैं, तुम लोग टाउन के लोगों को अकेला छोड़ दोगे। जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ कहा तो था, लेकिन ये बिजनेस है, हम लोग को ऐसा ही करना होगा और वैसे भी काफी ज्यादा कस्टमर होंगे तो तुम्हें भी काफी पैसा मिलेगा। तो ऐसे कहती है मुझे पैसे से फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हें काफी सारे पैसे दिए हैं जिससे कि तुम लोग उन्हें टच ना करो, पर तुम लोग करोगे, लेकिन ऐसा करना गलत है। वहीं पर वो बंदा ऐसे की इस बात को इग्नोर करता है और वो अपने साथी से कहता है कि कुछ लोगों को टाउन से लेके आओ और उनको स्मोकिंग ट्राई करो। तो वो बंदा मान जाता है और जाने वाला होता है, पर तभी ऐसे उसे रोक लेती है और कहती है कि प्लीज टाउन के लोगों को अकेला छोड़ दो। ये सुनकर वो बंदा गुस्से में आता है और ऐसे को काफी दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से ऐसे को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। तभी डाजा यहाँ पर आता है और ऐसे से कहता है कि जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ तुम जैसी लड़कियों को चुड़ैल नहीं बुलाते हैं, तुम एक एंजल हो। ये बात सुनकर ऐसे भी शर्माने लगती है। तब अचानक से जो जमीन होती है वो काफी जोर से हिलने लगती है। ये देखकर सभी लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि यामादा ने उनके गैम्बलिंग हॉल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तभी यामादा पीछे देखता है और कहता है तुम लोग सभी आ चुके हो और साथ में विच भी आ चुकी है जो कि काफी लालची है। तुम सभी लोगों की वजह से इस टाउन के लोगों को काफी परेशानी सहन करनी पड़ रही है, मैं तुम सभी लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर सीधा डाजाई वहाँ पे आ जाता है और अब वो यामादा से कहता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं अच्छे अच्छे सपने देख रहा था, मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि इस तरीके से ग्रैंड चीजें चिल्लाते हैं। तो यामादा अब कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, मैं एक बिजी पर्सन हूँ, तुम ही नहीं अदर वर्ल्डर्स की तरह डिस्ग्रेस हो, तुम्हें अपने होश में आना चाहिए और वो करना चाहिए जो कि तुम्हें करना है। तब डाजाई अब बैठ जाता है, जो देखकर वो गुंडा भी उससे कहता है तुम बैठ क्यों रहे हो। तो डाजाई अब कहता है यामादा शुक्रिया तुम्हारे ओपिनियन शेयर करने के लिए, पर किसी के लेक्चर की वजह से मैंने अपने आप को कभी भी चेंज नहीं किया, मुझे लेक्चर देने के लिए मैंने आज तक किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। ये सुनकर यामादा कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि सही चीजें आखिर की कैसे जाती है। ऐसा बोलने के बाद वो अकेला ही सभी अदर वर्ल्डर्स से लड़ने के लिए चला जाता है। हम लोग अब देखते हैं यामादा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो एक ही बारी में सारे अदर वर्ल्डर्स को हरा देता है, जो देखकर इनेटर बाकी सब लोग भी शॉक हो जाते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं ये तो काफी ताकतवर है। वही यामादा की ये पावर देखकर सभी अदर वर्ल्डर्स जो होते हैं वो डर के भाग जाते हैं। इसके बाद यामादा ऐसे से कहता है क्या तुम भी मेरे खिलाफ लड़ोगी, जिस पर वो कहते हैं नहीं शुक्रिया इस टाउन को बचाने के लिए। जो सुनकर यामादा कहता है इसका मतलब तुम होश में आ गई हो, अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी पर्सन बन जाओ। तभी मेयर भी वहाँ पे आ जाता है और यामादा उससे कहता है जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैंने इस टाउन को बचा लिया। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और अब वो लोग यामादा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे सेवियर हो। तभी अचानक से उन सभी की नजर ऐसे के ऊपर जाती है, उसे देखकर ये सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो वही धोखेबाज चुड़ैल है जो कि अदर वर्ल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रही थी। उन सभी को देखकर यामादा उनको चुप कराता है और कहता है कि तुम लोग ऐसे को माफ कर दो, ऐसे को अपनी हरकतें में पछतावा है। पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है, वो तो सीधा ऐसे को पत्थर मारने लगते हैं और कह रहे होते हैं इस चुड़ैल को यहाँ से भगा दो। इस वजह से ऐसे काफी इमोशनल हो जाती है। वहीं पर ये देखकर यामादा भी शौक हो जाता है कि आखिर ये सभी लोग क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पर डाजा आ जाता है और कहने लगता है कि क्या कमाल की बात है, सारी दुनिया एक जैसी होती है। सभी लोग वर्थलेस होते हैं। ऐसा कहने के बाद अब वो ऐसे के सामने आ जाता है और वो सभी टाउन के लोगों से कहने लगता है कि ऐसी इस टाउन की असली प्रोटेक्टर है, क्या तुम उसे ऐसे ही ट्रीट करोगे। इतने समय से अदर वर्ल्डर्स के साथ नहीं मिली हुई थी, वो बस बाहर में काम करके अदर वर्ल्डर्स को सुला देती थी। वो उन सभी लोगों को शांत रखती थी जिससे कि टाउन पे वो लोग कोई हार्म ना पहुंचा सके। अगर ऐसी नहीं होती तो वो अदर वर्ल्डर्स पहले ही टाउन को खत्म कर देते। इस टाउन की सेवियर वही है, तुम लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हो, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। पर अभी भी लोग डाजा की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे होते। वो लोग उससे कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। वहीं पर एशिया डाजा को मना करने लगती है और कहती है कोई बात नहीं, इन लोग को समझाने की जरूरत नहीं है, सॉरी मैंने तुम लोग को परेशानी दी। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर टाउन के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और ये लोग कहते हैं जो चुड़ैल थी वो जा चुकी है, आज हम लोग इसी खुशी में सेलिब्रेट करेंगे। वहीं पर ये सब कुछ देख के यामादा काफी शौक होता है और अब वो डाजाई से कहता है कि क्या तुम्हें पता था कि यही होने वाला है। तो डाजाई उससे कहता है कि हाँ, एक जो लाइन होती है सही चीजें करने की और इविल चीजों की जो लाइन होती है वो काफी धुंधली होती है, लोग अपने आप को कभी नहीं देखते हैं, वो तो बस दूसरों पर देखते हैं, अपने आप पर तो शक भी नहीं करते हैं, भले ही वो बुरे हो। इस तरीके से लोग अगर तुम्हारे ऊपर चिल्लाएंगे तो अगर तुम्हें उसके ऊपर प्यार होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो यामादा कहता है क्या इसका मतलब मैं गलत था, जिस पर डाजा कहता है पता नहीं, पर एक चीज तो क्लियर है और वो चीज ये है कि इस
टाउन ने जानबूझकर अपने प्रोटेक्टर को जाने दिया। ऐसा कहने के बाद डासाई वहाँ से चला जाता है। उसे देखकर एनेट, नीर, तामा भी उसके पीछे चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मेयर आ जाता है जो कि यामादा से कहता है आपकी ताकत देखकर मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। दरअसल जो अदर वर्ल्डर्स थे वर्ल्ड ट्री के लीव्स को बेचकर पैसे कमाते थे, तो हम लोगों ने अब डिसाइड किया है कि अदर वर्ल्डर्स जा चुके हैं तो वर्ल्ड ट्री के जो लीव्स हैं उनको हम लोग बेचेंगे। बुराई अब जा चुकी है तो वर्ल्ड ट्री अब रिवाइव हो जाएगा और वो हम लोग को ब्लेसिंग्स देगा। तो क्या तुम प्लीज इस टाउन के बॉडीगार्ड बनना चाहोगे? अगर वो इविल विच वापस आ गई या फिर अदर वर्ल्डर्स वापस आ गए और हमारी बिजनेस पे रुकावट डालने की कोशिश की तो आप हमारी मदद करना और उनके खिलाफ हमें जिता देना। जैसा आज आपने किया, बदले में हम आपको पेमेंट का 10% देंगे। ये सब सुनने के बाद यामादा काफी ज्यादा शौक में चला जाता है। उसे इस टाउन के सभी लोगों की असली सच्चाई पता चल चुकी है। उसे अब डासा की बात याद आने लगती है। डासा ने कहा था कि लोग अपने आप को नहीं देखते हैं, बस दूसरों की गलती को देखते हैं। यामादा अब काफी ज्यादा रिग्रेट करने लगता है और कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया। दूसरी तरफ डासा या डासा के दोस्तों को दिखाया जाता है। वहीं पर एनेट डासा से कहती है कि तुमने ये सब कुछ पहले ही देख लिया था ना कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जिस पर डासा कहता है मैं ये नहीं कहूंगा, भले ही मैंने यामादा से कुछ भी कहा हो, मैं अलग नहीं हूँ क्योंकि आखिरकार मैं भी तो ऐशे को नहीं बचा पाया। तभी अचानक से वो लोग देखते हैं वर्ल्ड ट्री के जो लीव्स होते हैं वो तबाह होकर नीचे गिरने लगते हैं, जो देखकर मेयर और टाउन के सभी लोग भी शॉक हो जाते हैं। वर्ल्ड ट्री अब पूरी तरीके से सूख जाता है। तभी डासाई के सामने एक स्पिरिट आ जाती है और वो स्पिरिट और कोई नहीं ऐशे थी। दरअसल ऐसे ही उस वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट थी। वो डासाई से कहती है शुक्रिया मुझे समझने के लिए, मैं होप करती हूँ कि तुम्हें अपने जिंदगी के अंदर शांति मिलेगी। ऐसा बोलने के बाद अब डासाई को कुछ देती है। वहीं पर डासाई जैसे ही चेक करता है उसे पता चलता है कि उसकी जो दवाई थी जिसको खाकर अपने हेल्थ को खराब कर देता था, जो कि खत्म हो गई थी, अब वो पूरी तरीके से भर चुकी है। उसे अब यासिया की बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि जब वर्ल्ड ट्री के डिसेंडेंट स्पिरिट आएगी तो कमजोर और बीमार की विश पूरी हो जाएगी और वो लोग बच जाएंगे। वहीं पर डासाई भी खुश होकर उस दवाई को खाता है और कहता है अब समझ आया कि एशिया तुम कौन थी। वहीं पर हमें पता चलता है एशिया ने डासाई को जो दवाई की बोतल दी हो कभी खत्म ही नहीं होगी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं वो सभी लोग एक रेगिस्तान में चल रहे होते हैं और धूप कुछ ज्यादा ही तेज होती है जिसकी वजह से उन लोगों को काफी परेशानी हो रही होती है। पर जो डासाई है यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। वहीं पर अब एनेट कह रही होती है कि डिप्टन टेम्पल में जाने के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता है तो हम लोग को यहाँ से ही जाना होगा, पर मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। जो सुनकर नीर कहता है कि मुझे तो इस बात पर इंक्लूड ही मत करो क्योंकि मैं तो यहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ क्योंकि ओरिजिनली ये मेरा होम टाउन है। जो सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो नीर उनको बताता है कि किसी कारण की वजह से मैं ट्रैवल कर रहा था लेकिन यही मेरा होम टाउन है। चलो मैं तुम्हें थोड़ा रेगिस्तान के बारे में बताता हूँ। देखो दिन में जो गर्मी है वो ज्यादा बढ़ती है, इसीलिए दिन में हमारे ऊपर गुंडे या मॉन्स्टर हमला नहीं करेंगे, इसलिए जो दिन है वो ज्यादा सेफ है। वो जैसे ही ये बात बोलता है तभी अचानक से वहाँ पे गुंडों का गैंग आ जाता है, जो देखकर वो लोग डर जाते हैं। वो गुंडे अब उन लोगों से कहने लगते हैं कि तुम लोग हंसमैन टेरिटरी में एंटर कर रहे हो, इसका मतलब अगर तुम आउटसाइडर हो तो तुम लोग को हमें पे करना पड़ेगा। तभी नीर उनके टीम के बैनर को देखता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि ये सभी लोग अदर वर्ल्डर्स है। वहीं पर इन सभी लोग को देखकर डासा कहने लगता है कि काफी गर्मी है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने कॉफिन के अंदर घुस जाता है। वहीं पर टामा और एनेट मिलकर उन सभी गुंडों से लड़ने लगते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि ये लोग तो काफी ताकतवर है, पर वो लोग जैसे ही देखते हैं डासाई तो सो रहा होता है। वो लोग सोचते हैं कि वो लोग डासाई के ऊपर हमला करेंगे, इसीलिए वो लोग अपनी गाड़ी डासाई के ऊपर चढ़ाने वाले होते हैं। ये देखकर नीर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, जबकि वो डासाई के साइड में खड़ा था। नीर अब काफी डरते हुए अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर वो गुंडा उससे कहता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि तुम्हें इतना डरपोक देखकर लगता नहीं है कि तुमने आज तक कभी तलवार उठाई है। जो सुनकर नीर कहता है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हूँ। जो सुनकर वो गुंडा हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा मजाक कर रहे हो, पर अगर तुम अपनी तलवार बाहर निकाले हो तो इसका मतलब तुम भी रेडी हो जाओ टपकने के लिए। मेरे पास जो पावर है मैं इससे किसी को भी पॉइजन कर सकता हूँ और ये पॉइजन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम काफी जल्दी टपक जाओगे। ये सुनने के बाद सीधा डासाई उसके पास आता है और उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो प्लीज मुझे पहले टपका दो। तो गुंडा भी डासाई को ऐसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है और अब उसके ऊपर उसी चीज से हमला कर देता है। पर अब हम लोग देखते हैं कि डासाई को तो कुछ भी नहीं हुआ होता है, बल्कि वो जो पॉइजन फैंग होता है खुद ही पॉइजन होने लगता है और उस बंदे का जो फैंग होता है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि ये चीज डासाई की पॉइजन की वजह से खत्म हुई है। ये देखकर वो गुंडा काफी गुस्से में आ जाता है और अब अपनी तलवार को बाहर निकालकर डासाई को टपकाने के लिए आ रहा होता है। ये देखकर अब नीर डासाई को बचाने की कोशिश करता है, पर वो इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि वो हिले नहीं पा रहा होता है और वो गुंडा डासाई को जैसे ही टपकाने वाला होता है, पर तभी अचानक से उन लोगों को किसी भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आती है, जो देखकर उस गुंडे का साथी उससे कहता है कि वो भेड़िया यहाँ पे आ रहा है, हम लोग को यहाँ से भागना होगा। इसके बाद वो गुंडे यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पर अब वो गुंडा डासाई से कहता है मैं बदला लेने जरूर आऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एनेट को देखते हैं जो कि डासाई को हील कर रही होती है। वहीं पर नीर अभी भी थोड़ा सा दुखी होता है। तभी तामा उसके पास आती है और उससे कहती है कि इस तरीके से डिमोटिवेट मत हो, ऐसी चीज होती रहती है, दुखी होने की जरूरत नहीं है और तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि तुम अगली बार एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की तरह ही एक्ट करोगे। वहीं पर हम लोग देखते हैं एनेट को जो कि डासाई को हील कर देती है। तभी नीर अब डासाई से कहता है कि मुझे माफ कर देना, अगर मैं डरपोक नहीं होता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। जिस पर डासाई कहता है कि शुरुआत में कोई हीरो नहीं होता है, किसी रीजन के बाद ही वो लोग ताकतवर बनते हैं। तभी अब एनेट कहने लगती है कि मुझे तो उस मॉन्स्टर की चिंता हो रही है जो कि दहा रहा था, अभी हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए, हमें रास्ता दिखाओ नीर, हम तुम पे भरोसा कर रहे हैं। जो सुनकर नीर भी अब थोड़ा सा खुश हो जाता है। जिसके बाद उन लोग को रास्ता दिखाकर एक और
ऑर्फनेज के अंदर ले आता है और कहता है आज रात हम लोग यहीं पे रुकेंगे। वो लोग अब अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी नीर को कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि नीर को पहचान लेते हैं और वो सभी लोग आकर नीर को गले लगा लेते हैं। तभी वहाँ पे ऑर्फनेज की मालिक भी आ जाती है जो कि नीर से कहती है कि तुम वापस आ गए, जिस पर नीर कहता है हाँ कैथी मैं वापस आ गया हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैथी उन लोग के लिए काफी सारा खाना बनाती है जो कि उन सभी लोगों को काफी पसंद आता है। जिसके बाद कैथी उन लोगों से कहती है कि तुम लोग को जितना खाना खाना है तुम खा सकते हो, क्योंकि एक दयालु पर्सन है जो कि हमें हर दिन खाना डोनेट करता है। पर वो पर्सन अपना चेहरा कभी नहीं दिखाता है। ये सुनकर डार्साई को थोड़ा सा शक होने लगता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा नीर से कहता है कि तुमने तो ये कहा था कि तुम वापस नहीं आओगे जब तक तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं बन जाते, क्या तुम बन गए हो? तो नीर अब थोड़ा सा फंस जाता है और कहता है कि हाँ तुम कह तो सकते हो क्योंकि मैं एक हीरो के टीम का मेंबर हूँ। जो सुनकर वो सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो पूछते हैं आखिर वो हीरो कहाँ पर है? तो नीर कहता है ये डार्साई ये हमारा हीरो है। जिस पर डार्साई कहने लगता है कि मैं हीरो नहीं बल्कि एक ऑर्थर हूँ। जो सुनकर सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लोग पूछते हैं आखिर ये ऑर्थर क्या होता है? जिस पर एनेट कहती है ऑर्थर कहानी लिखता है। जो सुनकर सभी बच्चे काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और अब सभी बच्चे डार्साई से कहने लगते हैं कि हमें कहानियां सुनाओ। तो डार्साई उन लोग को खतरनाक सी और मिस्टीरियस सी कहानी बताने लगता है जो देखकर कैथी दादा से कहती है बच्चों को ऐसी कहानी मत सुनाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और सभी लोग सो रहे होते हैं। वहीं पर वो सभी लोग खड़े थे पर तभी अचानक से उन लोगों को उसी भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आती है। तो कैथी वहाँ पर आके उन लोग को बताती है कि ये आवाज उसी सेबियस मॉन्स्टर की है। हाल फिलहाल में एक भूखा भेड़िया आया है जो कि इधर से उधर घूम रहा है। ऐसा कहने के बाद कैथी अब डोर को लॉक कर देती है और उन सभी लोगों से कहती है अगर तुम्हें टपकना नहीं है तो इस समय पर बाहर मत जाना। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डार्साई तो घर के बाहर ही होता है और अब वो जैसे ही थोड़ा सा आगे आता है वो देखता है वहाँ पर तो काफी सारे मॉन्स्टर टपक चुके थे। जो देखकर वो कहता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ तामा को दिखाया जाता है जो कि नींद में सोते सोते नीर को मुक्का मार देती है जिस वजह से नीर की आंखें खुल जाती है। पर तभी नीर जैसे ही बाहर देखता है उसे वहाँ से कोई जाता हुआ दिखाई देता है। जो देखकर वो डर जाता है और सोचने लगता है कि कहीं सामने वो भेड़िया तो नहीं है। इसीलिए अब वो थोड़ी सी हिम्मत जुटा के अपनी तलवार को पकड़ के बाहर चला जाता है देखने के लिए। जैसे ही अब थोड़ा सा आगे आता है तभी वो एक बंदे से टकरा जाता है और वो बंदा भी नीर को देखकर काफी डर जाता है। उस बंदे के हाथ में जो भी खाने पीने का सामान था वो भी नीचे गिर जाता है। जो देखकर नीर कहता है क्या तुम चोर हो? जिस पर वो बंदा कहता है नहीं मैं चोर नहीं हूँ। जिस पर नीर कहता है लेकिन तुम्हारा चेहरा तो वैसा ही लगता है। जिस पर वो बंदा फिर से कहता है नहीं नहीं मैं चोर नहीं हूँ। ऐसा बोलने के बाद अपने सभी सामान को उठाने लगता है। तो नीर भी अब उसकी मदद करने लगता है और अब वो भी समझ जाता है, उससे पूछता है तुम वही पर्सन हो ना जो कि हाल फिलहाल में बच्चों के लिए खाना लेके आता है? जिस पर वो बंदा कहता है हाँ ऐसा इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि मुझे बच्चों के मुंह पे स्माइल देखना काफी पसंद है। जिस पर नीर कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम इस काम को सीक्रेटली क्यों करते हो? अगर तुम उनको डायरेक्टली जाके दोगे तो उनको खुश होते देख पाओगे। जिस पर वो बंदा कहता है नहीं बस दूर से उनको खुश देखने से ही मुझे काफी खुशी होती है। जो सुन के नीर कहता है तुम तो एक थरकी की तरह हो। ये सुनकर वो बंदा कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो नीर भी कहता है कोई बात नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, आओ मेरे साथ आओ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब बैठ जाते हैं जहाँ पर वो बंदा नीर से कहता है कि तुम्हें पहले तो कभी यहाँ पर देखा नहीं। तो नीर बताता है इस समय पे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ पर ओरिजिनली यही मेरा होम टाउन है। जब मैं काफी यंग था तो मेरे पेरेंट्स टपक गए थे इसीलिए यहाँ पर मैं बाकी सभी के साथ बड़ा हुआ था। जो साइड में तुम तलवार देख रहे हो ये मेरी डैड की तलवार है। मैं इसीलिए ट्रेवल कर रहा हूँ जिससे कि मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन सकूँ मेरे डैड की तरह, जिससे कि मैं उनके तलवार के काबिल बन सकूँ। अगर मैं एक अच्छा वॉरियर बन जाऊंगा तो बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा गर्व करेंगे कि मैं उन्हीं के ऑर्फनेज से हूँ। पर ऐसा करना काफी मुश्किल है क्योंकि मैं मेन सिचुएशन में डर जाता हूँ। तो नीर की ये सब बातें सुनकर वो बंदा काफी इमोशनल हो जाता है। तभी नीर से कहता है तुम एक अच्छे बच्चे हो, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर काफी गर्व फील कर रहे होंगे। काश मैं तुम्हारी तरह दयालु होता। ये सुनकर नीर अब थोड़ा सा शर्मा जाता है। वहीं पर वो बंदा अब नीर से कहता है तुम अपने ट्रेवल्स के बारे में मुझे और बता सकते हो? तो नीर भी कहता है हाँ। वहीं पर हमें पता चलता है कि इन सारी बातों को डार्साई छुप के सुन रहा था। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते सुबह हो जाती है जहाँ पर ये बंदा यहाँ से जा रहा होता है। पर तभी नीर उससे कहता है क्या तुम हमारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहोगे? दूसरे बच्चे भी तुम्हारा शुक्रिया करेंगे। ये सुनकर वो बंदा कहता है तुम्हारा ऑफर तो काफी अच्छा है पर उन लोग को दूर से सपोर्ट करना मेरे लिए काफी है और वैसे भी मैं इसके लायक नहीं हूँ। ये सुनकर नीर उससे कहता है क्या तुम्हारे पास और समय है? चलो मैं तुम्हें कहीं और लेके चलता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर अलग अलग जगह पे जाते हैं जहाँ पर वो खाने के लिए और भी काफी सामान इकट्ठा करते हैं। वही दूसरी तरफ हमें डार्साई को दिखाया जाता है जिससे कि सारे बच्चे मिलकर काफी परेशान कर रहे होते हैं। जिसके बाद नीर और वही बंदा उस खाने को वहीं पर छोड़ जाते हैं जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हो सभी लोग आराम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कैथी आती है और कहती है काफी बुरी खबर है। वहीं पर नीर जो कि सो रहा था उठ जाता है और कहता है क्या हुआ? जिस पर वो बताती है कि एक बच्चा किडनैप हो चुका है। वहीं पर हम लोग को फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर सभी गुंडे अब आ चुके हैं और उन लोगों ने उस बच्चे को किडनैप कर लिया है और वो सभी लोग उन्हीं से बदला लेने के लिए आए हैं। जो देखकर अब टामा कैथी से कहती है कि सभी बच्चों को छुपा लो, हम लोग जाकर उस बच्चे को बचाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग वहाँ पे जाते हैं। जो देखकर वो गुंडा उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्ही लोगों का वेट कर रहा था, तुमने मेरे मॉन्स्टर को खत्म किया था ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलने के बाद उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर टामा और एनेट उससे लड़ने लगते हैं पर वहीं पर नीर तो काफी डर जाता है। वो तो लड़ ही नहीं पा रहा होता है। जो देखकर वही बंदा यहाँ पे आ जाता है और वो नीर को कोने में ले जाता है। अगले सीन में नीर को दिखाया जाता है जो कि साइड में आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कह रहा होता है कि आखिर मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे हैं? वो बच्चा खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा। मैं आखिर इतना ज्यादा डरपोक क्यों हूँ? ये सुनने के बाद उसी बंदे को अपनी कुछ मेमोरी
मेमोरी से याद आने लगती है, जिसकी वजह से अब वो गुस्सा होने लगता है। वो अब नीर से कहता है कि तुम सारी चीजों को मुझ पर छोड़ दो, तुम यहीं पर रुको, मेरे पुराने दुनिया में मैंने भी अपने पैरों की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को खोया है। जो सुनकर नीर कहता है इसका मतलब तुम भी एक अदर वर्ल्डर हो, तो वो बंदा कहता है हाँ, पर अब मेरे पास पावर है किसी ऐसे पर्सन को टपकाने की जो कि तुम जैसे अच्छे पर्सन को दुखी करता है। ऐसा बोलकर वो एक भेड़िए के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस चीज को डाजाई भी देख रहा होता है और समझ जाता है कि ये बंदा वो वाला भेड़िया है जिसकी आवाज सुन रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं वो बंदा जाके गुंडों पे हमला कर देता है। ये देखकर वो बंदा डर जाता है और उस बच्चे को वहीं पर ही फेंक देता है और अब डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। जो देखकर वो भेड़िया भी उसका पीछा करने लगता है। वहीं पर वो भेड़िया कहने लगता है कि जो बुरे लोग होते हैं मेरी ताकत देखकर डर के मारे इस तरीके से भागते हैं। इन गुंडे जैसे बुरे पर्सन थे जिन्होंने मेरे प्रीशियस चीज को ले लिया। हमें पता चलता है कि वो बंदा किसी लड़के की बात कर रहा होता है। वो बंदा अब उस गुंडे को टपकाने वाला होता है। जो देखकर नीर को भी याद आता है कि उसी बंदे ने कहा था कि वो भी नीर की तरह दयालु बनना चाहता है। ये बात याद करते ही नीर के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है और वो सीधा उस गुंडे के सामने आ जाता है, वो भी अपने तलवार को बाहर निकाल कर, और वो उसी बंदे को वहीं पर रोक देता है और कहता है कि इतना काफी, अगर तुम रुकोगे नहीं तो तुम काइंड पर्सन कभी नहीं बन पाओगे। वहीं पर इस मौके का फायदा उठा के गुंडा यहाँ से भागने लगता है। जो देखकर वो भेड़िया भी उसके पीछे जाता है और फिर वो उसकी व्हीकल को भी तोड़ देता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी नीर वापस से अपनी तलवार को लेके आ जाता है और उस बंदे को रोक देता है। ये देखकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और वो नीर से कहता है कि साइड में हो जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो नीर के ऊपर ही हमला कर देता है। वहीं पर नीर भी अपनी तलवार को साइड में फेंक देता है और वो अटैक खाने के लिए बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वही बंदा अब नीर को हमला करने से पहले ही रुक जाता है, क्योंकि उसे नीर के अंदर उसी प्रीशियस बंदे की याद आ जाती है जिसे बचाने में वो फेल हो गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बंदा वापस से इंसान बन जाता है। वहीं पर इस मौके का फायदा उठाकर सभी गुंडे यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि वो बंदा काफी पछताने लगता है और वो कहता है कि आखिर मैंने ये क्या किया। तभी नीर उसके पास आता है, उससे कहता है क्या आप ठीक हो मिस्टर, तो बंदा भी कहता है हाँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग सभी एक साथ बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर वो बंदा कहता है मैं काफी समय से अकेला रहा था। वो नीर से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह ही, मैंने काफी जल्दी अपने पेरेंट्स को खो दिया था जिसकी वजह से मैं अकेला जीता था, पर एक दिन मेरे पास एक पर्सन आया जिसने की मेरी मदद करी। मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार काइंड फील करी थी किसी दूसरे पर्सन से, पर ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। हम लोग अब देखते हैं कि काफी सारे लोग उसी लड़के को बुली करने लगते हैं। जो देखकर वो बंदा कुछ भी नहीं करता है और उसकी मदद करने की जगह ये बंदा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और वो जब डर के मारे वहाँ से भाग रहा होता है तभी उसके सामने वही ट्रक आ जाता है जो कि उसको इस दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। वो बंदा अब कहने लगता है कि इस दुनिया में आने के बाद भी मैं उस दिन को कभी नहीं भुला पा रहा हूँ। अगर मेरे पैर काम करते तो शायद से मैं उस लड़के को बचा पाता। जो सुनकर डाजे उसे सीधा कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्या सही में तुम्हारे पैरों की वजह से तुम उसे बचा नहीं पाए? तुम तो बस एक बहाना मार रहे हो। सच्चाई ये है कि तुम्हारा दिल कमजोर हो गया था, अपने पैरों के ऊपर इल्जाम लगाकर अपनी गलती को छुपा रहे हो। ये सुनकर वो बंदा काफी डर जाता है। वहीं पर ये सारी बातें सुनकर नीर डाजे से गुस्सा हो जाता है और कहता है ये बकवास करना बंद करो, हर कोई तुम्हारी तरह ताकतवर नहीं होता है। मैं उसे समझ सकता हूँ कि वो कैसा फील कर रहा होगा। मैं भी काफी बार भाग जाता हूँ क्योंकि मैं डरपोक हूँ, पर फिर भी मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि मैं अगली बार ना भाग सकूँ। मैं अगली बार अपने आप से नहीं हारूंगा, पर प्लीज डाजे उस बंदे के ऊपर ब्लेम मत करो। ये बात सुनने के बाद वो बंदा अब नीर का शुक्रिया करता है और कहता है कि तुम सही में काफी दयालु हो, पर एक बात के लिए तुम गलत हो। जब मैं अपनी पावर का यूज करके गलत काम करने वाला था, जैसे कि एक पर्सन को टपकाना, तो तुमने ताकत न होने के बाद भी अपनी जान को खतरे में डाला मुझे रोकने के लिए। इसीलिए तुम डरपोक नहीं हो, तुम सही में एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो। वही दूसरी तरफ मैं एक डरपोक हूँ जो कि बहाना से भरा हुआ है। वहीं पर ये सारी बातें सुनने के बाद डाजाई और अब उसी बंदे के ऊपर अपनी पावर को यूज करने लगता है। वो अब उससे कहता है हाँ तुम दयालु हो और साथ में डरपोक भी हो। ऑर्फनेज को बचाने के लिए तुम मॉन्स्टर और लोगों को टपकाते थे। जो दूसरे अदर वर्ल्डर्स होते वो तो बस यही चाहते हैं कि वो अपनी और भी ज्यादा ताकत को बढ़ा सके, पर तुमने अपनी ताकत का यूज किया दूसरों की मदद करने के लिए। ऐसा बोलने के बाद अब वो नीर से कहता है कि तुमने मुझे कुछ सिखाया, मैं सच में काफी एरोगेंट हो गया था। मैं ये समझ रहा था कि एक फेलियर है, लेकिन ये फेलियर नहीं है। ऐसा बोलने के बाद डाजे अपनी पावर को यूज करके उसे अपनी दुनिया में वापस भेजने लगता है। जाने से पहले सभी बच्चे उसके पास आते हैं और उसका शुक्रिया करते हैं डेली उन सब के लिए खाना लेके आने के लिए। जो सुनकर वो बंदा काफी खुश होता है और वो नीर और बाकी सभी लोगों से कहता है कि मैं काफी खुश हूँ कि मैं तुम सभी लोगों से मिला। ऐसा बोलने के बाद वो यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं पर नीर अब डाजे से कहता है वो कहाँ गया, जिस पर डाजे कहता है मुझे नहीं पता। नीर मन ही मन में उस बंदे का शुक्रिया कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा उसी टाइम पे पहुंच चुका है अपनी दुनिया के अंदर जहाँ पर ट्रक ने उसे टक्कर मारा था, पर अभी तक ट्रक ने उसे टक्कर नहीं मारा है। तभी उसी के पास वही लड़का आ जाता है जो कि हाथ बढ़ाकर उसी बंदे से कहता है तुम ठीक तो हो ना, चलो खड़े हो जाओ। ये सब कुछ देखकर वो बंदा काफी इमोशनल हो जाता है और रोने भी लगता है और वो उसका हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है। जो देखकर वही लड़का उससे कहता है कि इस तरीके से रो मत, तुम काफी बड़े हो। और अब अगले सीन में हमें डीमन लॉर्ड का कैसे दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग साचन को भी देखते हैं। वहीं पर अब एक और लड़का खड़ा होता है जो कि अब उससे कहने लगता है कि क्या तुमने सुना कि काइबारा के साथ क्या हुआ? वो ग्रुन के ऊपर कब्जा करने के लिए गया था पर वो फेल हो गया। और तो और सन गोकू को रेगिस्तान के अंदर काफी मुश्किल हो रही है क्योंकि डन हॉन स्नोहॉल को कैप्चर करना काफी मुश्किल है। लगता है कि हमने उनके साथियों को जो कि हेल्थ सेना है उनको अंडर एस्टिमेट किया। जो कि हरिकेन का विजट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा। इसके बाद हम लोग को सभी ड्राफ को दिखाया जाता है जो कि दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं और इस फाइट को वोल्फ कमांड कर रहा होता है, पर वो तो ड्रिंक कर रहा होता है। जो देखकर यूशा कहती है आखिर तुम ये
क्या कर रहे हो, हम लोग वॉर के अंदर हैं। जिस पर वुल्फ कहने लगता है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, जो सुनकर यूशा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है तुम इस नेशन के कमांडर हो, ये आखिर कैसा बिहेवियर है। तो वुल्फ अब उससे कहता है ये तो मुझे बस लोग बुलाते हैं, मैं तो बस एक प्रीस्ट हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उस फॉलन अदरवर्ल्ड से कहता है कि क्या तुम जल्दी हमला करने वाले हो। ये सुनकर वो बंदा इशारा कर देता है और वो अपने पूरे आर्मी को भेज देता है लड़ने के लिए, जो देखकर यूशा भी डर जाती है और अब वो वुल्फ से कहने लगती है कि कुछ करो, बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। तो वुल्फ भी मान जाता है और अब वो सभी ड्राफ के किंग, जिसका नाम डोरेन होता है, वो उससे कहने लगता है कि तुम सभी दुश्मनों को इस साइड की तरफ ले जाओगे। तो अब डोरेन उससे गुस्से में कहता है कमजोर कहीं के चुप हो जाओ, मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लूंगा, तुम बस वही बैठे रहो और देखते रहो। ऐसा बोलने के बाद वो दुश्मनों से लड़ने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वो सभी लिसेट मैन को अपनी तरफ आने के लिए कहता है। अब डोरेन उन सभी लोगों को इस साइड ले आता है, जो देखकर वुल्फ कहता है डोरेन ने काफी अच्छा किया। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करने लगता है। हम लोग अब देखते हैं उसका मैजिक सभी लिजर्ड मैन को अपने घेरे में ले लेता है और अब उस मैजिक सर्कल के अंदर एक काफी बड़ा बवंडर आ जाता है, जिसकी वजह से सभी लिजर्ड अब हार जाते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर वो अदरवर्ल्डर अपने बाकी के आर्मी को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर यूशा कहती है क्या हम उनका पीछा करें। तो वुल्फ कहता है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक से यूशा उस बवंडर के अंदर एक कॉफिन को देखती है और उस कॉफिन के अंदर और कोई नहीं डाजाई होता है, जिसे देखकर यूशा कहती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुनकर वुल्फ भी हैरान हो जाता है कि आखिर यूशा उसे जानती कैसे है। अगले सीन में रात हो जाती है, जहाँ पर हम सभी ड्राफ्ट को देखते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बैटल को जीत लिया है। वहीं पर डोरेन कहने लगता है कि चर्च की वजह से ही फॉलन अदरवर्ल्डर्स की प्रॉब्लम हुई है, चर्च को हमारा शुक्रिया करना चाहिए फॉलन अदरवर्ल्डर्स की आर्मी को हराने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोग अब सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी वुल्फ यहाँ पे आ जाता है और डोरेन से कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो, जो कुछ भी तुम मेरे बॉस के बारे में कह रहे हो वो गलत है। मेरे बॉस के पास काफी ज्यादा ही प्लान है, वैसे हम मेरे बॉस के बिना ही फॉलन अदरवर्ल्डर्स को हरा रहे हैं और इसका क्रेडिट तुम सभी ड्राफ्ट को जाता है। जो सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। वहीं पर डोरेन वुल्फ से कहता है हाँ तुमने भी थोड़ा बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। जिसके बाद वो लोग वापस से सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ नीर और टामा को दिखाया जाता है, जो कि खाना खा रहे होते हैं। तभी एनेट भी यहाँ पे आ जाती है, जिसे देखकर यूशा कहती है मुझे लगा नहीं था कि मुझे तुम सभी लोग यहाँ पे मिलोगे। तो एनेट कहती है हाँ दरअसल हम लोग खो गए थे और हमें पता भी नहीं चला कि डाजाई का बवंडर के अंदर फंस गया। जिस पर यूशा कहती है कि डाजाई अभी कैसा है, जिस पर एनेट बताती है कि वो ठीक है क्योंकि वो कॉफिन के अंदर था। जो सुनकर डाजाई भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ कि मैं कॉफिन के अंदर था, मैं चाहता था कि मैं कॉफिन के बाहर रहता जिससे कि मैं टपक जाता। डाजाई अब कहने लगता है कि मैं टपका भी नहीं, और तो और जो मेरा कॉफिन था, जो कि मेरा बेड था, वो भी टूट गया। जो सुनकर एनेट कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक नया कॉफिन दिला दूंगी। तभी वहाँ पे वुल्फ आ जाता है, जो कि एनेट से कहता है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं। तभी मेलोस की नजर वुल्फ के पेट के ऊपर जाती है और क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट होती है, जिस वजह से मेलोस उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। जिसके बाद अब वुल्फ डाजाई से कहता है कि तुम कैसे हो, मैंने तुम्हें गलती से चोट पहुंचा दिया। जिस पर डाजाई कहता है अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो तुम्हें मुझे अच्छे से टपका देना चाहिए था। ऐसा बोलने के बाद डाजाई उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है चलो कोई बात नहीं, वैसे मुझे नया टपकने का एक्सपीरियंस मिल गया, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। जो सुनकर वुल्फ कहता है तुम तो काफी अजीब हो, मैं होप करता हूँ कि तुम इस मिस्टेक को ओवरलुक करोगे क्योंकि वॉर चल रही है। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि वॉर चल रही है। तो यूशा उनको बताती है कि इस नेशन की ये वॉर उन 7 अदरवर्ल्डर्स में से एक से हो रही है। ये बात सुनकर टामा खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने ग्रून के अंदर उन्हीं 7 अदरवर्ल्डर्स में से एक अदरवर्ल्डर को हराया है। जिस पर वुल्फ बिलीव ही नहीं करता और कहता है कि तुम तो काफी कमजोर लग रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जो सुनकर टामा गुस्से में आ जाती है और वुल्फ से कहती है कि हमें अंडर एस्टिमेट मत करो, हमारी टीम काफी ताकतवर है। डाजाई के पास ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो अदरवर्ल्डर्स को अपनी दुनिया में भेज सकता है। तो वुल्फ कहता है हाँ इसके बारे में मुझे यूशा ने बताया है। पॉप भी काफी इंटरेस्टेड है डाजाई की एबिलिटी के अंदर, पर मुझे नहीं लगता कि हम लोग को ऐसी एबिलिटी की जरूरत है। ऐसा बोलकर वो डाजाई के पास में आ जाता है और कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी कैसे एबिलिटी के साथ यहाँ पे आ जाए, मेरे मैजिक के सामने वो होपलेस है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हम सभी अदरवर्ल्डर्स को हैंडल कर लेंगे। ऐसा बोलकर वो चला जाता है, जिसके पीछे पीछे उसकी पेट भी चली जाती है। जो देखकर अब मेलोस काफी दुखी हो जाता है। जिसके बाद वुल्फ कहता है तुम लोग बस बैठे रहना और एंजॉय कर लेना। जिस पर नीर कहता है ये तो काफी घमंडी बंदा था, आखिरकार वो ताकतवर है कि नहीं। यूशा कहती है हाँ वो काफी ताकतवर है और स्टॉर्म्स का विजिट है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट विजिट में से एक है। 7 अदरवर्ल्डर्स भी उसके मैजिक के सामने पावरलेस है। अगले सीन में हमें उसी अदरवर्ल्डर को दिखाया जाता है, जो कि कैसल में वापस आ जाता है, जिसे देखकर वही बंदा कहने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें वापस आना पड़ा। जिस पर वो कहता है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कल मैं बैटल को ज्वाइन करूंगा, कल हम लोग नहीं हारेंगे। जो सुनकर वो बंदा कहता है दरअसल मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा प्लान को चेंज करने का, मैं दूसरी लड़की को भेजूंगा और ये लड़की वही है जो कि विजार्ड ऑफ स्टोन को अच्छे से जानती है। इसके बाद वो बंदा उस लड़की से कहता है फॉलन एंजल ऑफ ग्रीड, क्या तुम रेडी हो। जिस पर वो लड़की कहती है हाँ। अगले सीन में हम डाजाई को देखते हैं, जो कि मेलोस के साथ जा रहा होता है। वहीं पर मेलोस को देखकर डाजाई कहता है तुम इतने दुखी क्यों हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें प्यार का बुखार हो गया है, क्योंकि वो लड़की तुम्हें छोड़ के चली गई और तुम उसे याद कर रहे हो। जिस पर मेलोस कहता है हाँ। जो सुनकर डाजाई कहता है वन साइड लव काफी बुरा होता है, तुम्हें इसे एंजॉय करना चाहिए। जो सुनकर मेलोस गुस्सा होता है, जिसके बाद वो डाजाई के सर पे काटने लगता है। तो डाजाई अब उससे कहता है अरे मुझे माफ कर दो। जो सुनकर मेलोस भी रुक जाता है और अब वो थोड़ा सा रोने लगता है। जो देखकर डाजाई को अपनी खुद की याद आती है और अब वो मेलोस से कहता है ठीक है हम उस लड़की को एक साथ ढूंढेंगे, तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे, हम लोग कितने बेवकूफ आदमी हैं जो कि इस दुनिया के अंदर एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। मैं तो
साचान को ढूंढ रहा हो, वैसे तुम्हारे लिए वो जो लड़की है, हम लोग उसका नाम क्या रखे, वो तुम्हारी फीमेल वर्जन है, तो हम उसे फेमिलोस बुलाएंगे। मेलोस को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता है और अब वो इशारा करके बताने लगता है कि ये नाम बुरा है, पर डाजा ये समझता है कि उसे ये नाम अच्छा लगा। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके सामने वुल्फ और फेमिलोस ही होते हैं और उन लोगों को काफी सारी लड़कियों ने घेर के रखा है। वहीं पर फेमिलोस भी होती है, जिसे देखकर मेलोस वापस से पिघल जाता है। हम लोग अब सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि वुल्फ से कह रहे होते तुम काफी कमाल के हो, क्या तुम हमारे साथ ड्रिंक करना चाहोगे, जिस पर वुल्फ मना कर देता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। जो देखकर अब डाजा कहने लगता है कि वुल्फ लड़कियों में काफी पॉपुलर है। वो अब मेलोस से कहता है वुल्फ तो तुम्हारे बिल्कुल अपोजिट है, पर इससे दुखी मत हो, एक लड़का एक लड़की को तब तक देखता रहता है जब तक वो लड़की उसी तरफ ना देखे। ऐसा बोलने के बाद वो लोग अब वुल्फ का पीछा करते हैं और वो लोग देखते वुल्फ एक घर के पास आता है और अब वो नॉक करके कहता है कि ये मैं हूँ, दरवाजा खोलो, पर अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। जो देखकर वुल्फ कहता है तो आज भी ये मुझसे बात नहीं करेगी। इस बात को डाजा भी सुन लेता है और वो कहता है कि ये तो काफी सरप्राइजिंग बात है मेलोस, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह इसकी भी एक लवर है। इसके बाद वुल्फ उस लड़की से कहने लगता है कि अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो बस मेरी बात सुनो। वो अब उससे कहता है कि वॉर चल रही है, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जिंदा वापस जरूर आऊंगा। जब मैं ऐसा करूंगा इस बार, जब वो कुछ बोल ही रहा होता है तभी डाजा मेलोस से कहता है बेहतर रहेगा कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं। ऐसा बोलकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें एक डाक को दिखाया जाता है जो सभी लोगों को बताता है जो दुश्मन है वो ईस्ट से हमला कर रहे हैं। जो सुनकर टामा कहती है कि हम लोग भी लड़ेंगे, जिस पर डोरेन कहता है कि नहीं, तुम लोग हमारे गेस्ट हो इसलिए तुम लोग यहीं पे रुको, उन 7 अदरवर्ल्ड्स को हम ही हरा देंगे। ऐसा बोलने के बाद वो वॉर में आ जाता है और अपने सभी साथियों से कहता है हम लोग सभी अदरवर्ल्ड्स को हरा देंगे और वॉर जीत जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और वो सभी लोग दुश्मनों के साथ फाइट करने लगते हैं। वहीं पर दूर से खड़े होकर वुल्फ भी उनकी मदद कर रहा होता है अपने मैजिक का यूज करके। जो देखकर सभी ड्राफ उसका शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें बचा लिया, जिस पर वुल्फ कहता है कोई बात नहीं, इसी तरीके से लड़ते रहो। ऐसा कहने के बाद वो कहता है अच्छा है हम दुश्मनों को हरा रहे हैं। तभी वहाँ पे यूशा भी आ जाती है और वुल्फ से कहता है देखो वेस्ट की तरफ से कुछ आ रहा है। हम लोग आप देखते हैं वहाँ से एक ड्रैगन आ रहा होता है जो कि अपने पावर का यूज करके वहाँ पे हमले करने लगता है। जो देखकर वो ड्रब भी डर जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग को इस ड्रैगन के बारे में किसी ने भी नहीं बताया था। वहीं पर उस ड्रैगन को देखकर यूशा कहने लगती है कि ये तो जेक द ड्रैगन है, एक लेजेंडरी ड्रैगन जो कि डीमन लॉर्ड के कमांड के अंदर था और अब वो फॉलन अदरवर्ल्ड्स का पेट है। ये सुनकर वुल्फ कहता है मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ फॉलन एंजल ऑफ मिजरी, क्या यही है तुम्हारी अटैक? इससे पहले भी मैंने काफी सारे ड्रैगन को हराया है, ये तो कुछ भी नहीं है। वो अब जैसे ही हमला करने वाला होता है बट तभी डोरेन उस ड्रैगन के ऊपर एक लड़की को देखता है और ये वही लड़की होती है जिसको कि हमने पहले भी देखा था। तभी डोरेन अब वुल्फ से कहता है कि उस ड्रैगन के ऊपर फॉलन एंजल ऑफ मिजरी नहीं है, जिस पर वुल्फ कहता है तो क्या हुआ, चाहे कोई भी हो, मैं अपने मैजिक से उसे हरा दूंगा और टपका दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो हमला कर ही रहा होता है और तभी वो ड्रैगन उसके काफी करीब आ जाता है और उस ड्रैगन के ऊपर बैठी लड़की को देखकर वुल्फ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो हमला ही नहीं कर पाता है। तभी वो लड़की नीचे उतरती है और वुल्फ से कहती है मास्टर आपको वापस से देखकर अच्छा लगा। जो देखकर वुल्फ डर जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वहीं पर डर की वजह से वुल्फ की छड़ी नीचे गिर जाती है। इस मौके का फायदा उठा के वो लड़की वुल्फ को बंदी बना लेती है। ये देखकर यूशा उसकी मदद करने की कोशिश करती है पर वो लड़की अब उसके ऊपर भी हमला कर देती है, जिसकी वजह से यूशा काफी कमजोर फील करती है और नीचे गिर जाती है। जो देखकर वो लड़की उससे कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में टपकाऊंगी, इस चीज का मैं प्रॉमिस करती हूँ, अभी के लिए मुझे बस वुल्फ से काम है। ऐसा बोलने के बाद वुल्फ को वहाँ से लेके चली जाती है। जो देखकर डोरेन पूछता आखिर ऊपर क्या चल रहा है, जिस पर यूशा उसे बताती कि अभी के अभी रिट्रीट करो। ये सुनकर अब डोरेन को रिट्रीट करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग को पता चल चुका है कि वो लोग वुल्फ को ले गए हैं। वो भी साउथ वेस्ट की तरह। यूशा कह रही होती है कि शायद से वो लोग ग्रेटन टेम्पल की तरफ गए हैं। वो लड़की वुल्फ को मास्टर बुला रही थी। आखिर वो लड़की कौन थी? वहीं पर डोरेन भी गुस्से में होता है। वो अब कह रहा होता है हमारी फोर्सेस काफी कियोस में थी, उस कमजोर वुल्फ के ऊपर भरोसा करना काफी बुरा रहा, ऐसे ही चलता रहा तो कैसल कब्जा हो जाएगा। वही दूसरी तरफ डाजा को दिखाया जाता है जो कि मेलोस से कह रहा होता है फेमिलोस काफी दुखी है क्योंकि उसका मास्टर खतरे में है और वो रो रही है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा क्या फर्ज बनता है, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना चाहिए? जिस पर मेलोस कहता है हाँ। जिसके बाद वो लोग अब वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पर डाजा कहने लगता है कि लगता है वुल्फ का जो पास्ट है वो काफी उलझा हुआ है, शायद से उसके लवर को कुछ पता होगा। ऐसा बोलने के बाद डाजा उसी घर के पास आ जाता है और अब वो डोर नॉक करता है जहाँ पर अंदर से एक लेडी की आवाज आती है जो कि उससे पूछती है तुम कौन हो? जिस पर डाजा कहता है अचानक से आने के लिए माफी चाहता हूँ पर मैं वुल्फ के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद अब वहाँ से एक बूढ़ी आंटी बाहर आती है जिसे देखकर डाजा काफी शौक हो जाता है और कहता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ उसी लड़की को दिखाया जाता है वो वुल्फ को लेकर ग्रेटन टेम्पल में आ जाती है। इसके बाद अब उससे कहती है आप जाग गए हो मास्टर, ये जगह हमारे लिए काफी यादगार है ना, ये मेरी यूथ की जगह है। जो सुन के वुल्फ उससे कहता है यूरी को। तभी हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे पीस्ट आ जाते हैं वुल्फ को बचाने के लिए और अब वो लोग उस लड़की से कहते हैं कि वुल्फ को छोड़ दो। वहीं पर यूरी को वुल्फ से कहने लगती है कि मास्टर आपकी वजह से मेरी फाइनली एबिलिटी ब्रूम हो गई है। ऐसा बोलने के बाद उन सभी पीस्ट के ऊपर हमला करके कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। अगले सीन में हम यूशा को देखते हैं जो कि सभी लोग को बता रही होती है कि शायद से वो लड़की वुल्फ की स्टूडेंट है। एक टाइम पे अदरवर्ल्डर को ट्रेनिंग देने में काफी ज्यादा पैशनेट था पर अचानक से एक दिन वो रुक गया और तभी से वो काफी ड्रिंक करने लगा। जो सुनकर टामा कहती है शायद से उसी स्टूडेंट की वजह से ऐसा हुआ होगा। तो यूशा अब कहती है इसके बारे में तो पता नहीं है पर वुल्फ को रेस्क्यू करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। वो अब डोरेन से कहती है अभी के अभी वहाँ पे सोल्जर्स भेजो। जिस पर डोरेन कहता है मैं चाहता
चाहता तो हूँ भेजना, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी सोल्जर्स नहीं है वहाँ पे भेजने के लिए। ये सुनकर टामा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग इस काम को करेंगे क्योंकि हमने पहले भी एक अदर वर्ल्डर को हराया है। जिस पर अब एनेट भी कहती है हाँ, शायद से गॉड हमें जानबूझ के यहाँ पे लाए हैं इसी काम के लिए, है ना डाजाई। वो अब देखती है कि डाजाई तो यहाँ पे होता ही नहीं है। तो नीरा कहता है डाजाई तो यहाँ पे कल रात भी नहीं था। तभी वो लोग देखते हैं कि डाजाई यहाँ पे उसी बूढ़ी लेडी को लेके यहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। जिस पर डाजाई कहता है शौक मत हो, अपनी बातें कंटिन्यू रखो। वहीं पर एनेट रोने लगती है और कहती है डाजाई हमेशा नई लड़की कैसे ले आता है। इसके बाद अब हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टामा, नीरा और एनेट आर्मर पहन लेते हैं और प्रॉपर इक्विपमेंट भी, और अब वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं वुल्फ को बचाने के लिए। डोरेन कहता है कि माफ करना, तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। जिस पर टामा कहती है कोई बात नहीं, तुमने हमें इतने सारे फ्री में इक्विपमेंट दिए तो हम लोग कंप्लेन क्यों करेंगे। नेशन का क्राफ्टमैन कभी फेल नहीं होता प्रेस करने में, ये सारे इक्विपमेंट काफी कमाल के हैं। तभी डाजाई कहता है मैंने जो सामान मंगाया था वो अभी तक आया नहीं है। जो सुनकर डोरेन कहता है तुमने जो आइटम रिक्वेस्ट किया था वो काफी स्पेशल है, क्राफ्टमैन को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो बनाए तो बनाए कैसे। जो सुनकर डाजाई कहता है तुम उसे बना ही नहीं पा रहे हो और तुम अपने आप को नेशन का सबसे अच्छा क्राफ्टमैन मानते हो। जो सुनकर डोरेन भी अब थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तभी यूशा कहती है वुल्फ की जान खतरे में है तो हमें जल्दी जाना होगा। तो वो लोग भी मान जाते हैं। वहीं पर नीर कहता है वैसे हम लोग जाएंगे कैसे, क्योंकि वहाँ पहुंचने से पहले हम काफी थक जाएंगे। तभी जमीन के अंदर से वही गुंडा बाहर निकल आता है और नीर से कहता है क्या तुम्हें मदद चाहिए। उस गुंडे को देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। वहीं पर टामा उस गुंडे से कहती है हमारे पास समय नहीं है, हट जाओ यहाँ से। तो वो गुंडा कहने लगता है कि मैं यहाँ पे लड़ने नहीं आया हूँ, नीर ने मेरी जान बचाई थी तो वो मेरा बॉस है और दिन में मैं एक बस कंपनी चलाता हूँ और रात में मैं इस ऑर्फनेज को प्रोटेक्ट करता हूँ। जो सुनकर नीर काफी खुश होता है कि ऑर्फनेज को प्रोटेक्ट करता है और वो उस गुंडे से पूछता है वैसे बस कहाँ है तुम्हारी। जिस पर वो कहता है कि देखते रहो। ऐसा बोलने के बाद अब वहाँ पर एक टाइगर होता है और अब उसके ऊपर अपनी पावर को यूज कर देता है जिससे कि वो टाइगर अब बस में बदल जाता है और वो बस अब उनको ग्लिटन टेम्पल पे ले जाएगी। वो बंदा सभी से कहता है कि इसके अंदर आके बैठ जाओ। तो सभी लोग भी अब उसके अंदर जाके बैठ जाते हैं। पर अब डाजाई जैसे ही बैठने के लिए जा रहा होता है वो गुंडा उसे लात मार देता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा, तुम यही रह के टपक जाओ। ऐसा कहने के बाद वो बस को चला देता है और उन सभी लोग को वहाँ से लेके जाने लगता है ग्लिटन टेम्पल की तरफ। ये देखकर सभी लोग उससे कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोग को डाजाई को लेके चलना है। पर वो गुंडा उनकी बात ही नहीं मानता और कहता है कि वापस जाना मेरे डिक्शनरी में नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। वहीं पर डाजाई की ये हालत देखकर डोरेन कहता है मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। वहीं पर डाजाई अपनी उसी टूटे हुए कॉफिन के टुकड़े को देखकर कहता है तुम मेरे इकलौते व्हीकल थे, अब तुम नहीं रहे। तभी मेलो साहब डाजाई से गुस्से में कुछ कहने लगता है जिसे सुनकर डाजाई कहता है मुझे पता है कि तुम्हें फैमिलियर का अटेंशन चाहिए पर अभी उसका कुछ नहीं हो सकता है। वैसे भी वुल्फ ने मुझसे कहा था कि तुम अच्छे से चुपचाप बैठो तो मैं वही करूंगा। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत डाजाई से कहती है कि प्लीज मुझे मिस्टर वुल्फ के पास ले जाओ। जो सुनकर डाजाई कहता है ये तो काफी सरप्राइजिंग बात है, इतनी देर से तो तुम चुप बैठी थी अब क्यों बोलने लगी। जिस पर वो कहती है मुझे वुल्फ के पास जाना ही होगा। वहीं पर बूढ़ी औरत का ये जोश देखकर डाजाई भी काफी शौक हो जाता है। वहीं पर मेलोस भी अब डाजाई को खींचने लगता है जिससे कि वो चलने लगे और अब वो लोग वुल्फ के पास जा सके। जिसके बाद डाजाई खड़ा हो जाता है और वो कहता है मैं तो तुम लवर्स की वजह से काफी परेशान हो गया हूँ। तुम लोग रीजन को और कॉमन सेंस को साइड में कर देते हो, तुम लोग इस चीज की भी परवाह नहीं करते हो कि तुम लोग दूसरों को परेशान कर रहे हो। पर कोई बात नहीं, ये सारी चीजें एक खूबसूरत स्टोरी बनाती है। ऐसा बोलने के बाद डाजाई अब उस बूढ़ी औरत के सामने अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि चलो क्या हम चल सकते हैं। जिस पर वो लेडी भी कहती है हाँ। अगले सीन में हम सभी लोग को देखते हैं जो कि वुल्फ को बचाने के लिए उस टेंपल के अंदर आ जाते हैं। तभी एनेट वहाँ पे कुछ प्रीस्ट को गिरा हुआ देखती है और उन्हें टच करके देखने वाली होती है। तभी यूशा उसे मना कर देती है और कहती है इनके ऊपर अभी मैजिक का असर है, हम इन्हें बाद में ट्रीट करेंगे। जिसके बाद वो सभी लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उस लड़की ने तो वुल्फ को मैजिक से बांध के रखा है। ये देखकर वो सभी लोग उस लड़की से कहते हैं कि तुम कौन हो। जिस पर वो लड़की कहने लगती है कि मेरा नाम यूरिको है और मैं एक अदर वर्ल्डर हूँ जिसे पहले वुल्फ ट्रेनिंग दिया करते थे पर अभी लोग मुझे फॉलन एंजल ऑफ ग्रीड बुलाते हैं। ये सुनकर तामा और नीरो से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यूरिको उन सभी लोग से कहती है टाइम मेरा और वुल्फ का है तो तुम लोग बीच में दखल अंदाजी मत दो। ऐसा कहने के बाद अब वो अपनी पावर का यूज करके जमीन में से कुछ स्केलेटन को बाहर निकाल देती है जो कि उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है। जो देखकर वो सभी लोग भी उन लोगों से लड़ने लगते हैं। वहीं पर ये देखकर वुल्फ यूरिको से कहने लगता है कि ऐसा मत करो, पर यूरिको उसकी बात नहीं सुनती है और अब उससे कहती है आपने मुझे सिखाया था ना कि दुश्मन के सामने डरना नहीं चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। इसके बाद हम उन सभी लोग को देखते हैं जो कि स्केलेटन से लड़ रहे होते हैं। वहीं पर नील लड़ रहा होता है तभी कुछ स्केलेटन उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। जो देखकर टामा जल्दी से नील को साइड में कर देती है और वो अपने लियोन ब्लेड का यूज करके सारे स्केलेटन को बहुत इजीली हरा देती है। ये देखकर वो खुद हैरान हो जाती है और कहती है कि ये आर्मर तो काफी कमाल के हैं। तभी अचानक से उनके सामने और बहुत सारे स्केलेटन बाहर निकल के आ जाते हैं। जो देखकर वो सभी लोग उससे लड़ते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो यूरिको भी उन लोगों से कहती है हाँ जब तक तुम लोग हार नहीं जाते हो तब तक बैटल चलती रहेगी क्योंकि ऐसा मैं चाहती हूँ। वहीं पर वो लोग स्केलेटन को खत्म करते रहे होते हैं और वो स्केलेटन टूट के नीचे भी गिर रहे होते हैं। पर अचानक से वापस से वो स्केलेटन रिकवर करके खड़े हो जाते हैं और फिर से वो हमला करते हैं। वहीं पर यूरिको उन लोगों को बताती है कि ये है मेरी पावर जिसे कि ग्रीड कहते हैं। तभी एक स्केलेटन यूशा के ऊपर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। यूशा यूरिको के सामने आके गिरती है और उससे कहती है कि आखिर तुम्हारे और वुल्फ के बीच में ऐसा क्या हुआ है। मुझे पूरा यकीन है वुल्फ एक कमाल का टीचर होगा, तो आखिर तुम्हारे पास रीजन ही क्या है उसे हेट करने का। ये सुनकर
सुनकर अब यूरिको उसकी पास्ट की कहानी बताने लगती है। हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूरिको ट्रेनिंग कर रही होती है, जो देखकर वुल्फ कहता है तुम काफी हार्ड वर्क कर रही हो, लेकिन तुम्हारे एबिलिटीज को देखने के बाद लगता है कि ये कॉम्बैट करने के लिए सूटेबल नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जरूरी नहीं है कि अदर वर्ल्डर्स को डीमन लॉर्ड को चैलेंज करना होगा, तुम चाहो तो तुम नॉर्मल जिंदगी भी जी सकती हो। जिस पर यूरिको कहती है नहीं, ये वर्ल्ड चाहता है डीमन लॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना, तो मैं वही करूंगी और लड़ूंगी। ये सुनकर वुल्फ हैरान होता है और कहता है तुम सही में काफी हार्ड वर्क करती हो, मुझे भरोसा है कि तुम्हारी एक दिन ताकत जरूर ब्लूम होगी। जो सुनकर यूरिको भी खुश हो जाती है। यूरिको बताने लगती है सही में काफी कमाल के टीचर हुआ करते थे, मैं ट्रेनिंग करती थी, साथ में ब्रेक भी लिया करती थी और एंजॉय भी करती थी। हमें अब दिखाया जाता है जब वो मार्केट में होती है तब उसे एक रिबन दिखता है और वो उस रिबन को उठाने वाली होती है, तभी उसे वुल्फ बुला लेता है, जिस वजह से यूरिको वहाँ से चली जाती है। यूरिको बताने लगती है मेरी जिंदगी काफी फुलफिलिंग थी, पर उस दिन के बाद से नहीं। हम लोग को दिखाया जाता है दूसरी दुनिया से एक और लड़की यहाँ पे आ जाती है। यूरिको बताने लगती है उस लड़की के आने से सब बदल गया, उसके आने के बाद मेरे मास्टर भी बदल गए, वो लड़की काफी टैलेंटेड थी, इसीलिए वुल्फ हमेशा उसे ट्रेनिंग दिया करते थे और उन्होंने मुझे अटेंशन देना बंद कर दिया, पर फिर भी मैं अपनी मन लगा के ट्रेनिंग किया करती थी डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। हम लोग अब देखते उसकी पावर अब थोड़ी सी और ग्रो हो जाती है। वो चाहती थी कि वुल्फ उसकी तारीफ करे, जिसके बाद वो उस फूल को लेकर वुल्फ को दिखाने के लिए जा रही होती है, पर जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचती है वो देखती है कि वुल्फ तो उस लड़की की तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि तुम तो एक टैलेंटेड हीरो हो, मुझे यकीन है कि तुम डीमन लॉर्ड को जरूर हरा दोगी, मैं तुम्हारे इस दुनिया में आने का वेट कर रहा था। ये बात सुनने के बाद यूरिको काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे कुछ अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है, जो याद करके वो अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती है और जो उसकी पावर होती है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हम लोग अब देखते हैं वो अपनी पावर को यूज करके उस लड़की को खाने लगती है। यूरिको कहती है वही समय था जिस समय मेरी ताकत ब्लूम हो गई। वो उस लड़की को अपने पावर के अंदर डाल ही रही होती है, जो देखकर वुल्फ उसे मना करता है, पर फिर भी वो रुकती नहीं है। ये देखकर अब वुल्फ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की जा चुकी है। वहीं पर हम लोग को यूरिको को दिखाया जाता है जिसकी आंखों से काले कलर के आंसू निकलने लगते हैं और अब उस लड़की के रिबन को वहाँ से उठा के चली जाती है। सीन अब वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ पे यूरिको कह रही होती है कि अगर उस दिन ऐसा नहीं हुआ होता तो मेरी पावर कभी अनलॉक नहीं होती, तो तुम कह सकते हो कि वुल्फ की वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ और मैं ताकतवर बन पाई हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर को यूज करके सब स्केलेटन को वापस बुला लेती है, जो देखकर टामा कहती है क्या इसने हमें छोड़ दिया। पर तभी हम लोग यूरिको को देखते हैं जो कि अपनी सभी पावर को इकट्ठा करती है और उससे एक बड़े मॉन्स्टर को बना देती है और अब वो कहती है मैंने अपनी डिजायर की वजह से एक इनोसेंट लड़की को टपकाया है, तो अब मैं इंसान नहीं रही हूँ, तो मेरे पास एक ही चॉइस बचा है और वो ये है ये देखना कि मैं कितनी ज्यादा गिर सकती हूँ। वो अब उन लोग के ऊपर हमला करने वाली होती है, जो देखकर वुल्फ कहता है जल्दी से इस जगह से भागकर बाहर निकल जाओ। तभी यूरिको उन सभी लोगों से कहती है मैं चाहती हूँ तुम सभी लोग टपक जाओ। ये सुनकर वुल्फ उससे मना करता है, पर तभी यूरिको उन लोगों के ऊपर हमला करा देती है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कोई चीज दीवार तोड़ के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से वुल्फ भी अब फ्री होकर नीचे गिर जाता है। वहीं पर हमें पता चलता है ये और कोई नहीं हमारा डाजाई होता है और वो यहाँ चलते फिरते कॉफिन कार के साथ यहाँ पे आया है। डाजाई कहता है मैंने उन लोगों से कहा था कि मेरे लिए चलता फिरता बेड बनाएं, पर मैंने नहीं सोचा था कि वो लोग इतनी कमाल की चीज बना लेंगे, वो लोग तो सच में काफी कमाल के हैं। डाजाई अब कहता है मुझे माफ करना, तुम लोग कुछ बात कर रहे थे, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। जिसके बाद डाजाई सामने आता है और अब वो यूरिको को देखकर कहता है कि तुम तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही हो। ऐसा कहने के बाद वो मेलोस को उसी बूढ़ी लेडी को लाने के लिए कहता है, तो अब मेलोस भी उस बूढ़ी लेडी को लेके यहाँ पे आ जाता है और अब वो बूढ़ी लेडी जैसे अपना चेहरा दिखाती है उसे देखकर वुल्फ काफी हैरान हो जाता है और साथ ही में यूरिको काफी शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुम हिकारी हो। तभी डाजा यूरिको से कहता है हाँ ये वही है, अभी अभी मैंने तुम्हारी छोटी बहन की कहानी लिख ली है, अब बारी है तुम्हारी कहानी लिखने की। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, कौन किसकी बहन है। तभी डाजा यूरिको से कहता है माफ करना मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं एक ऑथर हूँ। जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो तुम्हारी बहन ने मुझे सब कुछ बताया, उसने मुझे ये बताया कि तुम्हारी कितनी क्लोज फैमिली हुआ करती थी, वो भी 3 मेंबर्स की, जिसमें तुम और तुम्हारी बहन हिकारी और तुम्हारे फादर थे। मुझे ये भी पता चला कि बचपन में हिकारी काफी बीमार रहा करती थी और तुम हमेशा उसके साथ रहती थी उसका ख्याल रखने के लिए। इसके बाद हिकारी भी कहती है मेरी बीमारी दिन ब दिन बुरी होती गई, पर उन सब के बावजूद भी मेरी बहन यूरिको मेरे साथ रही और मेरा ख्याल रखा। वो हाई स्कूल जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी, पर वो मेरी वजह से कभी नहीं जा पाती थी। ये सुनकर यूरिको कहती है चुप हो जाओ, पर वो लोग चुप नहीं होते हैं। डाजा या यूरिको से कहता है हिकारी की कहानी सुनने के बाद मैं तुम्हारी दयालुपन को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, मुझे लगा कि तुम एक होली मदर हो। ये सुनकर यूरिको गुस्सा हो जाती है और वो उससे कहती है चुप हो जाओ। ऐसा कहने के बाद वो डाजाई के ऊपर अपने स्केलेटन से हमला करने लगती है, जो देखकर डाजाई भी काफी एंजॉय कर रहा होता है। पर तभी डाजाई के साथ ही आते हैं जो कि स्केलेटन के ऊपर हमला करके डाजाई को बचा लेते हैं। जिसके बाद डाजाई यूरिको के सामने आता है और कहता है कि मुझे माफ करना, पर मैं एक ऑथर हूँ, जब तक मैं तुम्हारी कहानी नहीं लिखता तब तक मैं टपकूंगा नहीं। वहीं पर हिकारी भी कहती है बहन रुक जाओ, मुझे पता है तुम ये नहीं चाहती हो। जिस पर यूरिको उससे कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, मैं बिल्कुल भी दयालु बड़ी बहन नहीं हूँ। सच्चाई ये है कि मैंने तुम्हें हमेशा हेट किया है, तुमने मेरी जबानी छीन ली, तो मैं जब इस दुनिया में आई तो मैं काफी खुश हो गई थी। मुझे फाइनली लगने लग गया था कि मेरी खुद की जिंदगी शुरू हो गई है, पर इसके बाद तुम इस दुनिया में आ गए, तुमने मुझसे फिर से सब कुछ छीन लिया। जब ऐसा हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि तुम मेरे रास्ते के बीच में कभी नहीं आओगे। मैं
लालची हूँ, मैं जो भी कुछ चाहूंगी उसे पाके रहूंगी। ये बात सुनकर हिकारी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वहीं पर ये सुनकर डाजा यूरिको से कहता है तो फिर तुम क्या चाहती थी। ये सुनकर यूरिको गुस्सा हो जाती है और डाजा के ऊपर हमला करवा देती है। वो हमला अब डाजा को लगने वाला होता है, पर तभी वुल्फ डाजा को धक्का मार के साइड में कर देता है। पर वो जो हमला होता है वुल्फ को लग जाता है, जिसकी वजह से वुल्फ का जो हाथ होता है वो बूढ़ा हो जाता है। साथ में उसके बॉडी का आधा हिस्सा भी बूढ़ा हो जाता है। ये देखकर यूरिको काफी डर जाती है और अपने पावर को अंदर कर लेती है। तभी वुल्फ यूरिको से कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम ऐसा फील करती हो। तभी डाजा उसके पास आता है और उससे कहता है कि इन सब मैटर से तुम दूर हो जाओ। जो सुनकर वुल्फ शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। जिस पर डाजा कहता है कि जो कहानी में प्यार के ऊपर लिखने वाला हूँ उसमें तुम्हारा कोई भी रोल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे तुम ऐसे चुपचाप से बैठे रहो। ऐसा कहने के बाद डाजा फिर से यूरिको के पास आने लगता है और अब वो कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या चाहती थी। तो यूरिको उससे कहती है मुझसे दूर हो जाओ। ऐसा कहने के बाद अपने स्केलेटन से डाजा के ऊपर हमला करा देती है। इस वजह से डाजा को चोट लग जाती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता है। वो अब यूरिको के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मैं एक ऑर्थर हूँ और मैं ये लिखना चाहता हूँ कि तुम असली में क्या फील करती हो। ये सुनकर अब यूरिको शॉक हो जाती है और वो अपनी पावर को अंदर कर लेती है। इसके बाद यूरिको अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है कि आखिर वो क्या चाहती थी और वो अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है। और वो कहती है कि उस दिन चेरी ब्लॉसम खिले हुए थे। यूरिको अब खिड़की के नीचे देखती है जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ जा रहे होते हैं, क्योंकि आज स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी है। यूरिको भी अपने फादर को ग्रेजुएशन सेरेमनी के बारे में बताने लगती है, पर उसके फादर उस बात को इग्नोर कर देते हैं और वो हिकारी को एक रिबन दे देते हैं जो कि उसके ऊपर काफी अच्छी लकड़ी होती है और वो अपने डैड का शुक्रिया करती है। उसके डैड अब उससे कहने लगते हैं जल्दी से ठीक हो जाओ, जिससे कि हम लोग एक साथ बाहर जा सके। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं और अब वो यूरिको से कहते हैं हिकारी का ख्याल रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो अब यूरिको को भी ये बात माननी पड़ती है। इसके बाद उसके डैड यहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर अब यूरिको खिड़की के नीचे देखती है कि सभी बच्चे तो अपने पेरेंट्स के साथ ग्रेजुएशन सेरेमनी से आ रहे हैं और वो लोग काफी खुश लग रहे होते हैं, जो कि यूरिको से देखा नहीं जा रहा होता है। और वो पर्दा बंद करने वाली होती है, तभी वो देखती है कि हिकारी तो सो चुकी है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जल्दी से अपने कपड़ों को चेंज करके स्कूल के यूनिफॉर्म में आ जाती है और जिसके बाद वो अपने स्कूल के सामने आ जाती है, क्योंकि अब शाम हो गई है तो ग्रेजुएशन सेरेमनी खत्म हो चुकी है। पर फिर भी वो अपने आप को कांग्रेचुलेशन करती है। जिसके बाद वो अपने घर में वापस आ जाती है और वो देखती है कि उसके रूम से तो डॉक्टर बाहर जा रहे होते हैं, जो देखकर यूरिको अपने डैड से कहती है हिकारी को कुछ हो गया है क्या। तो उसके फादर से थप्पड़ मार के कहते हैं कि तुम बाहर एंजॉय कर रही थी और यहाँ पर तुम्हारी बहन की हालत खराब हो गई थी। ये सुनकर अब यूरिको जल्दी से रूम के अंदर पहुंचती है और देखती है कि हिकारी की हालत तो काफी बुरी हो चुकी है। तो उसके डैड उससे कहते हैं तुम्हारी वजह से हिकारी आज मारी जाती, आखिर तुमने ये क्या पहन रखा है। ऐसा कहने के बाद उसके डैड उसके रिबन उतार के नीचे फेंक देते हैं। जिसके बाद उसके डैड जाके हिकारी के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं सब कुछ ठीक है, अब मैं तुम्हारे पास हूँ। ये सब अब यूरिको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती है और वो काफी ज्यादा दुखी होकर बाहर निकल जाती है। और तभी उसके सामने वही ट्रक आता है जो कि इसको इस दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। यूरिको कहने लगती है मैं चाहती थी मुझे ज्यादा अटेंशन मिले, मेरी ये डिजायर की वजह से मेरी खुद की बहन टपकने वाली थी और इस दुनिया में आने के बाद भी मैं वही सेम मिस्टेक करी। मैं एक केयरिंग बड़ी बहन नहीं हूँ, मैं काफी ज्यादा लालची हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो काफी ज्यादा रोने लगती है। तब डाजा उससे कहता है अब समझ आया, तुम बस अटेंशन चाहती थी। ऐसा बोलकर डाजा उसके मुंह को ऊपर करता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी लालचीपन नहीं है, इस दुनिया में सभी लोग अटेंशन चाहते हैं, इससे तुम लालची नहीं हो, तुम बस एक दयालु लड़की हो, जो कि काफी ऑकवर्ड है। वहीं पर ये सब कुछ सुनने के बाद हिकारी यूरिको को जाके गले लगा लेती है और अब वो रोते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जिसके बाद डाजा यूरिको से कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बहन को इस दुनिया के अंदर समन क्यों किया गया। हम लोग को अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिकारी बीमार थी और अब वो धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत रिकवर कर रही थी, पर वो देखती है उसकी बहन यूरिको उसके पास होती नहीं है, जो देखकर वो कमरे में अकेला फील करती थी और अब वो अपने रूम से बाहर निकलकर रोते हुए बाहर आ जाती है और तभी वो ट्रक आके उसे भी इस दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। डाजा अब यूरिको से कहता है तुम्हारी बहन इस दुनिया में इसलिए आई क्योंकि उसने सारी होप खो दी थी और तुम्हारे बिना उस दुनिया में वो जी नहीं सकती थी, वो भी अकेले। ये सब सुन के यूरिको भी काफी इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। इस बार जो उसके आंसू होते हैं वो काले कलर में नहीं होते हैं। डाजा अब यूरिको से कहता है तुम्हारी बहन अब बूढ़ी हो गई है पर फिर भी वो तुमसे यहाँ पे मिलने आई। वहीं पर ये सब कुछ सुनने के बाद वुल्फ भी अब कहने लगता है कि एक टीचर होने के नाते मैं फेल हो गया। इसके बाद अब वो भी पास्ट का सीन याद करता है, जैसे ही हिकारी इस दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट होके आई थी। जैसे ही यूरिको ने उसे देखा था वो चिल्लाती है हिकारी। ऐसा बोलने के बाद अब उसे गले लगा लेती है और अब वो उससे पूछती है तुम्हारी बीमारी कैसी है। जिस पर हिकारी कहती है मुझे बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल हल्का फील हो रहा है, यानी कि मेरी बीमारी गई। जो सुनकर अब यूरिको काफी खुश हो जाती है और वो कहती है कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हें और ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा। और अब अगले सीन में हमें हिकारी को दिखाया जाता है जो कि वुल्फ से कहती है मुझे ताकतवर बनना है जिससे कि मैं डीमन लॉर्ड से लड़ सकूं, ताकि मेरी बहन को ना लड़ना पड़े। मेरी बहन को फ्रीली इस दुनिया के अंदर जीने दो, मैं चाहती हूँ कम से कम तो इस दुनिया के अंदर खुश रहे। पिछली दुनिया में मैंने अपनी बहन की जिंदगी छीन ली थी। वुल्फ अब यूरिको और हिकारी से कहते हैं कि तुम दोनों हमेशा से एक दूसरे को काफी प्यार करते थे। वहीं पर ये सुनकर डाजा हंसने लगता है और वो कहता है कितनी प्यारी कहानी है। ऐसा बोलने के बाद उन लोग के ऊपर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जो देखकर वुल्फ भी हैरान हो जाता है और वो कहता है तो इसके बारे में पॉप कह
रहे थे। वहीं पर अब डाजा कहने लगता है कि इतनी खूबसूरत कहानी मैं अपने हाथों से कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, ये तुम्हें ही कंप्लीट करनी होगी। तभी हम देखते हैं यूरिको की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होकर डाजा को टपकाने वाली होती है, पर तभी वो पावर खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से हिकारी भी ठीक हो जाती है। साथ में हम वुल्फ को देखते हैं जिसका बॉडी फिर से यंग बन चुका है। हम लोग को बाहर पड़े प्रीस्ट को दिखाया जाता है, वो लोग भी ठीक हो जाते हैं और ये चर्च भी टूटे फूटे से पूरा ठीक हो जाता है। ये सब कुछ देख के यूरिको कहती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो यूशा कहती है शायद से तुम उसी दुनिया में जाने वाली हो जहाँ से तुम आए हो। ये सुनकर यूरिको खुश हो जाती है और साथ में इमोशनल भी, और वो डाजा और बाकी सभी से कहती है माफ करना, मेरी वजह से इतनी परेशानी हुई। जिसके बाद वो अपने रिबिन को उतारकर वुल्फ से कहती है शुक्रिया मुझे लाइफ को एंजॉय करने देने के लिए, जो सुनकर वुल्फ भी खुश हो जाता है और वो कहता है कोई बात नहीं। तभी अब हिकारी यूरिको का हाथ पकड़ के कहती है चलो बहन घर चलते हैं, जिस पर यूरिको भी कहती है हाँ। जिसके बाद हम देखते हैं उन लोग के ऊपर एक लाइट आती है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अब हम लोग को उन्हीं की दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिकारी अब नींद से उठती है, जो देखकर यूरिको से गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है कि तुम सोते हुए काफी खुश लग रही थी, इसका मतलब तुम काफी अच्छा सपना देख रही थी। जिस पर हिकारी भी कहती है हाँ मैं काफी बड़ा सपना देख रही थी, मेरा सपना काफी अजीब था, तुम बिलीव भी नहीं करोगी। जो सुनकर यूरिको कहती है हमारे पास काफी टाइम है, तो तुम मुझे अपने सपने के बारे में बता सकती हो। हिकारी भी कहती है ठीक है, मैंने एक ऐसा सपना देखा कि हम लोग एक दूसरी दुनिया में चले गए। इसी तरीके से अपनी बहन को सारी कहानी बता रही होती है और दूसरी तरफ हमें सभी ड्राफ को दिखाया जाता है और वो सभी लिजर्ड मैन से लड़ रहे होते हैं और उनको हरा भी रहे होते हैं, जिस वजह से सभी लिजर्ड मैन डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से अब उन लोग की विक्ट्री हो जाती है। ये देखकर अब सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो डोडन उन लोगों से कहता है हम लोग अभी तक जीते नहीं है, हम ये लड़ाई तब जीतेंगे जब वुल्फ और बाकी लोग सेफ होंगे। वही दूसरी तरफ हमें साचान को दिखाया जाता है और अब अगले सीन में हम एक प्रीस्ट को देखते हैं जो कि पॉप को बताता है कि हमने कंफर्म किया है कि जो अदर वर्ल्डर वहाँ पे थी उसे भेज दिया गया है अपनी दुनिया में। इसका मतलब यूशा ने जो डाजा के बारे में रिपोर्ट करा था वो सही है। ये सुन के पॉप भी खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब डाजा वही पर्सन है जिसका मैं वेट कर रहा था, वो इस दुनिया का रखवाला है। नेक्स्ट सीन में हमें उसी टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हो सभी लोग ठीक है, जो देखकर वुल्फ अब सभी की तारीफ करता है और कहता है चलो वापस चलने का समय आ गया है। जो सुनकर टामा उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है तुम हमारे लीडर थोड़ी हो। ये सुनकर वुल्फ की बोलती बंद हो जाती है और अब वो कहता है तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम कहो। वहीं पर नी डाजा से कहता है तुम्हें क्या हुआ, चलो वापस चलते हैं। जिस पर डाजा कहता है एक और नया गेस्ट आ रहा है। तभी अचानक से हम देखते ऊपर की दीवार टूट जाती है और अब वहाँ पर एक नया पर्सन आ जाता है। उस पर्सन को यूशा पहचान लेती है और उसे देखकर कहती है कि तुम तो फॉलन एंजल ऑफ मिस्री हो। जो सुनकर वो बंदा भी कहने लगता है कि पहले ग्लूटोनी हारा उसके बाद ग्रीड हारी, अगर ऐसी बात है तो चीजों को मैं अपने हाथों से ठीक करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो हमला करने वाला होता है, जो देखकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वुल्फ सभी लोगों से कहता है कि मुझे इससे लड़ने दो, मुझे अपनी पावर दिखाने का अभी तक मौका नहीं मिला है। ऐसा बोलने के बाद अपनी पावर को यूज करके सीधा उस मिजरी पे अटैक कर देता है। वो पावर अब काफी ज्यादा ताकतवर होती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब वुल्फ कहता है देखा मेरा कमाल, पर तभी हम लोग को पता चलता है कि मिजरी को तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो अब कहने लगता है मेरे आर्मर की वजह से मुझ पर मैजिक काम नहीं करता। ये सुनने के बाद वही गुंडा भी यहाँ पे आ जाता है और अब वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं हमला करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो भी अपने मैजिक से हमला करता है, पर मिजरी को तो कुछ भी नहीं होता है। वहीं पर मिजरी उसको हिट करता है, जिसकी वजह से वो गुंडा काफी दूर जाके गिरता है, जो देखकर टामा अब लड़ने के लिए आगे आती है और वो कहती है कि अदर वर्ल्डर्स को हराने में मेरी आदत हो गई है। ऐसा बोलने के बाद वो मिजरी के ऊपर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज करती है और अब वो हमला डायरेक्ट मिजरी को लग जाता है। पर तभी हम देखते हैं मिजरी को तो इससे भी कुछ नहीं हुआ होता है। जिसके बाद मिजरी अब टामा से कहता है कि तुम्हारी टेक्निक डिसेंट है पर तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस की कमी है। ऐसा बोलने के बाद अब वो टामा के पावर को तोड़ देता है, जो देखकर टामा काफी डर जाती है और अब वो नीचे भी गिर जाती है। वहीं पर मिजरी ये देखकर कहता है माफ करना पर मुझे तुम्हें टपकाना होगा, और ऐसा बोलने के बाद अब वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और उसी से टामा को टपकाने वाला होता है, जो देखकर नीर वहाँ पे आ जाता है और अपनी तलवार को आगे कर देता है, जिसकी वजह से जैसे ही मिजरी की तलवार नीर की तलवार से टकराती है, जिस वजह से मिजरी की तलवार चकनाचूर हो जाती है, जो देखकर सभी लोग अब शॉक हो जाते हैं। वहीं पर अब मिजरी स्माइल करता है और अब वो नीर से कहता है अपनी स्किल को और भी इम्प्रूव करो। ऐसा बोलने के बाद अब वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर नीर ये देख के शॉक हो जाता है कि वो लोग बच गए। तभी टामा अब खुश होकर नीर को गले लगा लेती है और उसे शुक्रिया करती है उसे बचाने के लिए। हम लोग अब बाकी सभी को भी देखते हैं जो कि नीर की पावर देख के शॉक हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी लोग टाउन में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर वो सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं अपने विक्ट्री को। वहीं पर यूशा वुल्फ के साथ खड़ी होती है। वो अब कह रही होती है सब कुछ हुआ पर अच्छा हुआ कि वो जो अदर वर्ल्डर्स बहनें थी उनकी हैप्पी एंडिंग हुई। तो वुल्फ कहता है मुझे नहीं लगता कि उन लोग की हैप्पी एंडिंग होगी, क्योंकि वो अपने दुनिया में खुश नहीं थे, पर यहाँ भी शायद वो लोग खुश नहीं थे। क्या उन लोगों को यहाँ पर अनहैप्पीनेस सहन करने के लिए बुलाया गया था? क्या पॉप के और हम सभी लोग के मेथड सही हैं? ये सुनने के बाद यूशा भी सोच में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी मॉन्स्टर टपक चुके थे और अब वहाँ से साचान जा रही होती है और वो सीधा इसी टाउन में आ रही होती है। जिसके बाद हम डाजाई को देखते हैं जो कि मेलोस से कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया, तुम जाकर अब उसे प्रपोज कर सकते हो। तो अब मेलोस भी जाकर उस लड़की को प्रपोज करता है, पर अब वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तो डाजाई उसे समझाने लगता है तुम्हें दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, कभी कभार तुम्हारे एफर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं किए जाते। भले ही तुम कितना भी दूसरे पर्सन को
प्यार करते हो या फिर भले ही तुम कितना भी उसे चेज करते हो। ऐसा कहने के बाद डाजाई वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी अचानक से साचान भी वहाँ पे आ जाती है जो कि गाने गुनगुना रही होती है। वहीं पर डाजाई अब साचान को देख कर काफी हैरान हो जाता है और अब वो उसे देखकर कहता है तुम तो साचान हो। तो साचान भी अब पीछे मुड़ती है और अब वो डाजाई से कहती है आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा सेंसे। वहीं पर डाजाई उसे देख के काफी हैरान हो जाता है और कहता है इसका मतलब तुम सही में इस दुनिया के अंदर आए हो। मुझे काफी खुशी है कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो। मुझे तुम्हें काफी कुछ बताना है, पर चलो पहले एक साथ मिलकर टपकते हैं। ऐसा बोलने के बाद डाजाई उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो लोग छलांग लगाकर टपकने वाले होते हैं, पर साचान अब अपने हाथ को हटा लेती है और अब वो डाजाई से कहती है जब पिछली बार मैंने तुम्हें देखा था उस समय से लेकर तुम काफी बदल चुके हो। तुम्हारे आंखों में वो लाइट नहीं है, तुम अभी काफी लाइट ही लगती हो। जिस सेंसे को मैं जानती हूँ तुम वो नहीं हो। ये सुनकर डाजाई काफी शौक हो जाता है और कहता है नहीं ये सच नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ। मैं इतने समय से तुम्हें ढूंढ रहा था। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे एनेट और बाकी सभी आ जाते हैं और कहते हैं मेलोस ने हमें बुलाया, सब कुछ सही तो है ना। उन सभी लोग को देखकर साचान अब डाजाई से कहती है कि लगता है तुम्हें इस दुनिया के अंदर कुछ अच्छी चीज मिल गई है जिसकी वजह से तुम्हें टपकना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हारी हो सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद साचान अब वहाँ से चली जाती है, जो देखकर डाजाई कहता है साचान रुक जाओ, पर वो रुकती नहीं है। वहीं पे साचान का नाम सुनकर सभी लोग काफी शौक हो जाते हैं। वहीं पर एनेट काफी शौक हो जाती है और कहती ये है साचान जिसे डाजाई काफी पसंद करता है। और अब अगले सीन में सुबह हो जाती है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अब उसी क्राफ्टमैन के पास आते हैं जिसने उन सभी के लिए सभी हथियार बनाए थे। वो लोग उससे कहते हैं तुमने जितने भी सामान बनाए थे वो काफी कमाल के थे। जो सुनकर वो बंदा कहता है शुक्रिया, पर उनका ख्याल रखना। जिसके बाद वो सभी डाजाई से कहते हैं इसका शुक्रिया करो, इसने तुम्हारा कॉफिन बनाया था। वहीं पर हम डाजाई को देखते हैं जो कि पागल हो चुका है। वो तो अब साचान के बारे में याद कर रहा होता है। वो अब कहने लगता है मैं बिल्कुल लाइवली नहीं हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वापस से वही दवाइयाँ खा रहा होता है और अपने आप को टपकाने की कोशिश करता है। वही दूसरी तरफ उसी पर्सन को अपनी तलवार दिखाता है और कहता है ये तलवार मेरे डैड की थी, एक बार इसे देखो, क्योंकि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ पर ये तलवार ने अदर वर्ल्डर्स की तलवार को तोड़ दिया। ये सुन के वो बंदा उस तलवार को खोल के देखता है और अब वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, पर वो ज्यादा रिएक्शन नहीं देता है। वो अब नीड से कहता है ये तलवार तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही ग्रेट है, पर एक दिन तुम इस तलवार के लायक जरूर बनोगे। तभी हम डाजाई को देखते हैं जो कि अपने कॉफिन को एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर वो बंदा डाजाई से कहता है ये अभी तक पूरी तरीके से रेडी नहीं है, इसके अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत है, अगर तुम रुकोगे नहीं तो तुम टपक जाओगे। जो सुनकर डाजाई कहता है ठीक है तो मैं टपकना चाहता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो कॉफिन में बैठ के वहाँ से चला जाता है, जो देखकर सभी लोग अब उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं पर नीर जाने से पहले उस गुंडे से कहता है शुक्रिया हर चीज के लिए। जो सुनकर वो गुंडा भी खुश हो जाता है और कहता है तुम सभी अपना ख्याल रखना। अगले सीन में हमें फिर से डीमन लॉर्ड कैसल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वही बटलर मिजरी वाले बंदे से कहता है कि आज तुम थोड़ा खुश लग रहे हो। तभी वहाँ पे साचान भी गुनगुनाते हुए आ जाती है, जो देखकर वो बंदा कहता है तुम्हारा मूड भी काफी अच्छा लग रहा है। अगले सीन में वो सभी एक साथ बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो बंदा कहता है कि शुरुआत में हम सभी 7 लोग थे पर अभी हम 5 लोग हैं, आखिर में तुम सभी लोग का क्या करूं। जो सुनकर साचान कहती है तुम हमेशा यहीं पे बैठे रहते हो, तुम कुछ काम नहीं करते हो, तुम जैसे लेजी पर्सन को कुछ कहने का हक नहीं है। जो सुनकर वो बंदा कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वैसे तुम्हारा दुश्मन मेरा मतलब तुम्हारा लवर, उसके साथ तुम्हारा रियूनियन कैसा रहा। तो साचान कहते है डाजाई के पास सही में ऐसी पावर है जिससे कि वो दुनिया बदल सकता है, वो हर बार की तरह कमाल का है, इसीलिए तो वो मुझे डिजर्व करता है। ये सुन के वो बंदा कहता है कि मैंने हमारे प्राउडफुल क्वीन यानी तुमसे ही एक्सपेक्ट किया था। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग डाजाई को ढूंढ नहीं पाते हैं। वो लोग डाजाई को ढूंढते ढूंढते इतना दूर आ जाते हैं कि वो लोग खुद की लोकेशन को भूल जाते हैं। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है और वो उन लोगों से कहता है क्या तुम खो गए हो, ये विलेज ऑफ हेल्ड है, ये हीरो का लास्ट स्टॉप था। कहा जाता है कि हीरो अपनी थकान मिटाने के लिए इसी विलेज में रुका था। उसी के बाद वो हीरो डीमन लॉर्ड के कैसल में गया। तुम वो जो स्टैचू देख रहे हो इस विलेज का फेमस स्टैचू है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हीरो डीमन लॉर्ड से लड़ रहा होता है। जो देखकर टामा कहती है नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि डीमन लॉर्ड हीरो के पीछे पड़ा हुआ है। तो वो बंदा कहता है ऐसा नहीं है, ओरिजिनली ये जो हीरो का स्टैचू था ये मॉन्स्टर से लड़ रहा था, पर अचानक से एक बंदा आया जो कि अजीब सा व्हीकल चला रहा था और वो स्टैचू से टकरा गया, जिसकी वजह से स्टैचू की पोजीशन बदल गई। ये सुनकर वो सभी समझ जाते हैं कि वो पर्सन और कोई नहीं डाजाई होगा। वो लोग अब डाजाई को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। जो देखकर वो बंदा उन लोगों से कहता है कि मत जाओ, विलेज की एंड में एक श्राइन है, वो बंदा वही गया होगा, ऑरेंज में जाने का वही एक रूट है। ये सुन के एनेट कहती है ऑरेंज तो वही जगह है ना जो कि फॉरबिडन है और कहा जाता है कि वहाँ पे फेरी क्वीन रहती है। तो वो बंदा कहता है हाँ। ये सुनकर टामा कहती है डाजाई ठीक तो है ना, जिस पर वो बंदा कहता है चिंता मत करो, कोई भी ट्रायल को पास ना करके ऑरेंज के अंदर नहीं घुस सकता है। दूसरी तरफ हम लोग को डाजाई को दिखाया जाता है जो कि उसी श्राइन के अंदर जा रहा होता है। तभी उसे आवाज आती है एडवेंचर, क्या तुम भी फेरी क्वीन की प्रोटेक्शन पाना चाहते हो, पर ऐसा करने के लिए तुम्हें ट्रायल को पास करना होगा, नहीं तो तुम आगे नहीं जा पाओगे, तुम चाहो तो अभी वापस चले जाओ। ये सुनकर डाजाई बोर हो जाता है और अपने कॉफिन के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं डाजाई के सामने अलग अलग टेस्ट आते हैं, जैसे कि टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस और टेस्ट ऑफ स्पीड। पर डाजाई का जो कॉफिन होता है सभी टेस्ट को हरा देता है और आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पर वो बंदा कह रहा होता है 3 ट्रायल को पास करना होता है। ऑरेंज में एंटर करने के लिए आज से पहले बस हीरो ही इस ट्रायल को पास कर पाया है और उसे
फेरी क्वीन की ब्लेसिंग्स मिली है, उसी के बाद वो ड्रीम लॉर्ड के कैसल में ट्रेवल कर पाया है। अगर तुम यहाँ पे वेट करोगे वो पर्सन जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा। जो सुनकर एनेट कहते हैं लेकिन अगर डाजाई ने कैसे भी करके टेस्ट को पास कर लिया। जो सुनकर टामा और नीर कहते हैं नहीं वो नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हमें डाजाई को दिखाया जाता है जो कि सारे ट्रायल को पास कर चुका है और वो आगे बढ़ता है, पर तभी उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और अब वो पोर्टल उसे अंदर खींच लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं डाजाई एक काफी बड़े फेरी के ऊपर आ जाता है। जो देखकर वो फेरी भी अब डाजाई से कहती है कि तुम दूसरे पर्सन हो जो कि इस दुनिया में आ पाया है। ये सुनकर डाजाई कहता है इसका मतलब मैं टपक चुका हूँ, क्या ये जन्नत है? पर तभी वहाँ पे और दो छोटी सी फेरी आ जाती है जो कि उसे बताता है कि ये ऑरेंज है, यानी कि ये फेरी क्वीन की जगह है। क्वीन के सामने अपना सर झुकाओ। वहीं पर एक फेरी तो डाजाई के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम क्वीन के चेस्ट के ऊपर कितनी देर तक रहने वाले हो। वो अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अब अपने वेपन को निकाल कर डाजाई से कहती है मैं तुम्हें टपका दूंगी। जो देखकर क्वीन उस फेरी को रोक देती है। इसके बाद वो फेरी डाजाई को बताने लगती है कि मैं फेरी क्वीन हूँ और मेरा नाम ओबिरस है। मैं अपनी प्रोटेक्शन उन लोगों को देती हूँ जो इस जगह पर आ पाता है। हम फेरीज चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर शांति बरकरार रहे, ये तुम्हारी ड्यूटी है। मेरी प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट करना और इस विश को फुलफिल करना। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे ये बताओ कि किस चीज की जरूरत है इस दुनिया को बचाने के लिए? क्या वो चीज है दूसरों पे विश्वास या फिर एब्सोल्यूट पावर? चूज करो। इस पर डाजाई कहता है जिस पर्सन के ऊपर मैं ट्रस्ट करता था वो मुझे छोड़ के चले गई, इसीलिए मैं तो टपकना चाहता हूँ। ये सुन के वो छोटी फेरी डाजाई के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है इस चीज को सीरियसली लो। जो सुनकर डाजाई कहता है सही में इस दुनिया में लोग चॉइस को काफी पसंद करते हैं। मुझे लगा था कि मैं टपक गया लेकिन मुझे फिर से बताया जा रहा है दुनिया को बचाने को। जोक करना बंद करो, मैंने अपने सोल में छाचन को खो दिया है और दुनिया को शांति दिलाने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें सफर करने दो, जो लोग टपक रहे हैं उन्हें टपकने दो। मेरा कोई रोल नहीं है इन सब में। ये सुनकर वही फेरी काफी शौक हो जाती है और कहती है कि आखिर इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ये पागल है? वहीं पर दूसरी फेरी भी ओबेरिस के पास आती है और कहती है शायद से हम इस आदमी के बारे में गलत थे। तो क्वीन कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस पर्सन को एशिया की प्रोटेक्शन मिली हुई है। ये सुन के वही फेरी शौक हो जाती है और कहती है एशिया वो तो वॉल्ट्री की स्पिरिट है। वहीं पर क्वीन अब सोचने लगती है कि एशिया काफी सिंसियर और ऑनेस्ट है, आखिरकार उसने इस पर्सन को क्यों चूज किया। इसके बाद अब क्वीन डाजाई से कहती है एशिया ने तुम्हें कौन सी ब्लेसिंग्स दी है? जिस पर डाजाई कहता है उसने मुझे इनफाइनाइट दवाई दी है। ये सुनकर क्वीन मन में कहती है एशिया तुमने ऐसा क्यों किया? तभी डाजाई उस दवाई को उसके चेस्ट के ऊपर रख देता है और कहता है तुम खाना चाहो तो तुम खा सकती हो। ये सुनकर वो फेरी डाजाई के ऊपर वापस से गुस्से में आ जाती है और कहती है वहाँ पे चीजें रखना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें टपका दूंगी। इस पर डाजाई कहता है हाँ टपका दो। ये सुनकर वो फेरी अब क्वीन से कहती है कि ये पर्सन किसी भी लायक नहीं है, हम इसे वापस भेज देते हैं। जो सुनकर क्वीन अब उन फेरी से कहती है मेरी बात सुनो, एक समय पर एक हीरो इस जगह पे आया था और उसे मेरी प्रोटेक्शन भी मिली लेकिन वो फिर भी इस दुनिया में शांति लाने में फेल हो गया और अब तो ये दुनिया और भी खतरे में आ चुकी है। नॉर्थ में जो एल्फ है अपने आप को हेल्सन बुलाते हैं और दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं और जो 7 फॉरेन अदरवर्ल्ड से उन लोगों ने ड्रीम लॉर्ड को हरा दिया। इसी वजह से और भी कई अदरवर्ल्ड इस दुनिया के अंदर एंटर कर चुके हैं। इसी वजह से बुराई और इविल की लड़ाई होने वाली है। तो जो लोग राइट डिसीजन लेते वो लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं मानती हूँ कि डाजाई इस दुनिया के अंदर गलती से आया है, असलियत में ये दुनिया उसी जगह पे लेके आई है। इसके बाद क्वीन अब डाजाई के हाथ को पकड़ती है और उससे कहती है डाजाई तुम्हारे जर्नी के एंड में तुम और तुम्हारे सोलमेट एक साथ होंगे। मैं तुम्हें दुनिया को बचाने के लिए नहीं कहूंगी बल्कि मैं ये चाहूंगी कि तुम अपने जिंदगी को अच्छा जियो और तुम अपने जर्नी को कंटिन्यू करो, शायद से ये दुनिया यही चाहती है। इस पर डाजाई कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि मैं उसके साथ यूनाइटेड हूँगा, लगता है तुम मुझे चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, पर फिर भी शुक्रिया और तुम काफी दयालु हो। ये सुन के क्वीन कहती है जाने से पहले मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे रही हूँ, ये एक विसिल है, जब भी तुम पे मुसीबत है तुम इस विसिल को बजा देना, इससे फेरिस तुम्हें हमारी ताकत देगी। अब तुम जा सकते हो मिस्टीरियस एडवेंचरर। ऐसा बोलने के बाद वो डाजाई को वहाँ से भेज देती है। डाजाई के जाने के बाद वो फेरिस अब कहने लगती है कि ये पर्सन तो काफी अजीब था, आखिरकार आपने हमारी ताकत इससे क्यों दी। ये सुन के क्वीन हंसने लगती है और कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग वेट कर रहे होते हैं डाजाई के आने का। तभी नीर कहता है डाजाई वापस आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे? क्या डाजाई ट्रेवलिंग को कंटिन्यू करेगा? क्योंकि वो जिस पर्सन को इतने समय से ढूंढ रहा था उस पर्सन ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया, तो वो ट्रेवल क्यों ही करेगा? जो सुनकर एनेट कहते नहीं ये सच नहीं है, हमारी जर्नी इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं डाजाई की काफी चिंता भी करती हूँ। तभी हम देखते हैं डाजाई सीधा उड़ता हुआ उस मूर्ति के ऊपर आके गिरता है। वहीं पर सभी लोग डाजाई को देख के खुश हो जाते हैं कि डाजाई वापस आ गया। तभी वो पर्सन भी वहाँ पे आ जाता है और अब वो डाजाई से कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने हीरो के स्टैचू को बिगाड़ दिया, अभी ये और ज्यादा बुरा लग रहा है। हम लोग अब देखते हैं स्टैचू में जो ड्रीम लॉर्ड होता है वो हीरो को खा रहा होता है। ये देखकर डाजाई उसी फेरी वाले विसिल को बजा लेता है। तभी हम देखते हैं वो गुस्से वाली फेरी यहाँ पे आ जाती है। वो भी अब काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गई। वहीं पर सभी लोग फेरी को देख के काफी शौक होते हैं। दूसरी तरफ डाजाई उस फेरी को हाई कहता है, उसे देखकर वो फेरी भी काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर डाजाई उस फेरी से कहने लगता है कि क्या तुम स्टैचू को ठीक कर सकती हो, जिस पर वो कहती है मैं ऐसा क्यों करूँ। तभी वहाँ पे फेरी क्वीन आ जाती है, जिसे देखकर वो फेरी डर जाती है और कहती है कि ये मत कहना कि जब आप कह रहे थे कि आप डाजाई को हमारी ताकत दे रहे हो उसका मतलब ये
है, जिस पर क्वीन कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, गुड लक। वहीं पर दूसरी फेरी भी उस फेरी को गुड लक कहती है और कहती है बहन तुम ये कर सकती हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं उस फेरी को ना चाहते हुए भी स्टैचू को ठीक करना पड़ता है, जिस वजह से वो गुस्से में आ जाती है और कहती है वो डाजाई को नहीं छोड़ेगी। हम लोग को पता चलता है कि डाजाई को एबिलिटी मिल चुकी है इस फेरी को समन करने का और इस फेरी का नाम है सोलुलु। दूसरी तरफ हम यूशा को देखते हैं जो कि अब वुल्फ से कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि डाजाई और उसके साथी हमें बिना गुड बाय करके चले गए। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें डाजाई को पॉप से नहीं मिलाना है? तो वुल्फ कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, हमारी दखलंदाजी देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगले सीन में हम पॉप को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि ये दुनिया डाजाई से कुछ चाहती है, क्या वो चीज शांति है या फिर तबाही है। जिसके बाद अब फेरी क्वीन कहने लगती है चाहे कुछ भी हो दुनिया की जो किस्मत है उन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंड है। वही दूसरी तरफ हमें डीमन लॉर्ड की बेटी को भी दिखाया जाता है जो कि कहीं पर उड़ के जा रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्योंकि इतने हाइट से गिरने की वजह से डाजाई का जो कॉफिन होता है वो खराब हो गया है, जिसकी वजह से उन सभी लोग को कॉफिन को खींच के ले जाना पड़ रहा है। और क्योंकि ये कॉफिन काफी भारी होता है इसीलिए उन सभी लोग की हालत काफी खराब हो जाती है। वहीं पर डाजाई उन लोग की तरफ देख के स्माइल करता है और वापस से अपने हाथ के उसी धागे को देखता है और अब उन लोगों से कहता है चलो हम फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और इसी के साथ इसका पार्ट 2 खत्म हो जाता है। इसके आगे इस एनीमे में कोई और सीजन नहीं है, बट जब भी इसका सीजन आएगा मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये एनीमे कैसा लगा और वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं हम किसी और नए ब्रांड न्यू एनीमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।